Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE की चैनल के ऊपर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट यू हैव गिवन टू माय सेशंस ऑन द NCERT स्टैंडर्ड 12th इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लास के अंदर ऑलमोस्ट हमने करीबन 9 सेशन आसपास लिए हैं, मतलब आई हैव टेकन अराउंड 9 सेशंस टू कवर अप दिस टॉपिक, है ना। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और आपको बहुत अच्छी तरह से, मतलब हो सके उतनी मैंने पूरा वो है ना चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इसको कवर कराने की कोशिश की है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए और अल्टीमेटली इंडस सिविलाइजेशन का जो इशू है वो कहाँ से डिक्लाइन में गया सर, ठीक है ना। तो हमने इंडस सिविलाइजेशन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चर्चा में लिया था पिछले क्लासेस के अंदर। आज का हमारा जो सेशन है उसमें मैं आपको इसके रिलेटेड आंसर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा सर, ठीक है ना। सो इन टुडे सेशन आई विल बी एक्चुअली गोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप याद रखेगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट सर, ठीक है ना। तो मैं ये करवाने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर। इन टुडे सेशन मैं आपको इसके रिलेटेड प्रीलिम्स के जो भी प्रश्न हैं वो भी करवाऊँगा सर, ठीक है। और साथों साथ मुख्य परीक्षा के अंदर, मतलब मेंस के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सर, है ना। क्योंकि बच्चों की एक कंप्लेन यहाँ कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा था, वहाँ किसी स्टूडेंट ने यहाँ क्वेश्चन लिखा था कि सर आपके क्लास से क्या एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो पहली बात तो उनको बता देता हूँ कि ये NCERT की सीरीज़ है और NCERT की सीरीज़ में फाउंडेशन होता है, कभी कभी अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो भी मैं आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस आप उसको कैसे हाईलाइट कर पाते हो और उसको कैसे आंसर कर पाओगे सर, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड ही आज का सेशन है हमारा। ऑलमोस्ट हमने इंडस सिविलाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किया है। 1-2 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज कर देते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने इनफैक्ट इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है सर, ठीक है। तो एज ऑलवेज हम लोग इसकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में चलते हैं। सबसे पहले हमने जब इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ना शुरू किया था तो आई स्टार्टेड ऑफ विद द ओरिजिन और द डिस्कवरी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है ना। सो कल के क्लास के अंदर यह सबसे पहला क्लास था, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की, इसकी शोध कैसे होती है सर, ठीक है। उसके बाद आप याद करोगे द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैड डिस्कस इज द ओरिजिन फेज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, और इसमें मैंने आपको 4 फेजेस के बारे में पढ़ाया था, या 3 फेजेस कह सकते हो, प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन, मैच्योर हरप्पन एंड लेट हरप्पन कल्चर, है ना। याद आया कि नहीं है आपको। उसके साथ साथ हमने पिछले क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी कि इन लोग की इनफैक्ट ओरिजिन के बाद इनके फीचर्स क्या क्या हुआ करते थे। ये फीचर्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इनकी फूड और एग्रीकल्चर की सिस्टम क्या हुआ करती थी, याद करिए सर, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे टाउन प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और टाउन प्लानिंग के अंतर्गत मैंने आपको इनके हाउसिंग के बारे में भी बताया था। हमने आपको इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जब आगे पढ़ने की कोशिश की थी तो मैंने इनके वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा दिया है, और इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ये सभ्यता बहुत ही अर्बन सिविलाइजेशन थी सर, है ना। और इसी के कारण हमने ये अर्बनाइजेशन के फीचर्स भी पिछले क्लासेस में देख लिए थे सर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पिछले क्लासेस को याद करोगे तो हमने आपको इसके अंदर से इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ाया था, और आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कुछ सेंटर्स डेवलप हुए हैं, देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज सेंटर्स, है ना। तो जहाँ पे सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छी तरह से हमने देखा था। कालीबंगन हो गया है, चाणूदर हो गया है, लोथल हो गया है, क्या कहते हैं, बालाकोट हो गया है, नागेश्वर हो गया है सर, ठीक है ना। तो ये सब वो जगह थी जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट थी इनके लिए सर, ठीक है। उसके साथ साथ आप पिछले क्लासेस को ही याद करोगे तो हमने आपको इसके अंदर ये भी टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताने का इनफैक्ट एक नज़रिया दिया था जहाँ पे इनकी इकोनॉमी कैसे रहती है, और इकोनॉमी के अंतर्गत मैंने इनके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी पढ़ाया है सर, ठीक है ना। मैंने आपको इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी पढ़ाया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल सर, ठीक है। इनफैक्ट मैंने इनकी सोसाइटी के बारे में भी आपको बताया था पिछले क्लासेस के अंदर, और मैंने बताया था कि इनकी सोसाइटी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। इनके बरियल्स के आधारित हमने जब स्टडी किया तो वी केम टू नो अबाउट मैनी थिंग्स कि किस किस लोगों को कैसे दफनाया जाता था सर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इनकी सील्स कैसे इशू होते हैं, इनकी स्क्रिप्ट कैसे इशू होती है सर, है ना। हमने इनके यहाँ पे वेट्स एंड मेजर्स को भी देखने की कोशिश की थी कि ये किस तरह से अपनी वेइंग सिस्टम को डेवलप करते हैं, मतलब काफ़ी अर्बन और स्मार्ट सिविलाइजेशन थी, उसका एक प्रकार हमने देखा था। लास्ट पॉइंट के अंदर अगर आप याद करिए पिछले क्लासेस को ही, तो हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी सर, ठीक है। तो हमने इनफैक्ट इनकी पॉलिटी के बारे में भी डिस्कस किया है।
आखिर के अंदर हमने इसकी डिक्लाइन की थियरीज के बारे में बताया था सर, है ना। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो डिक्लाइन हुआ है वो ग्रेजुअल डिक्लाइन है, रातों रात डिक्लाइन नहीं होता है। हमने ये आर्यन इन्वेजन की एक थियरी है उसको भी हमने देखा था और उसको क्रिटिसाइज भी किया था सर, ठीक है। लास्ट पॉइंट के अंदर हमने आपको बताया था कि इनके रिलीजन को लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है सर, ठीक है। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको कल के क्लासेस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंगली सब्जेक्ट को हाईलाइट कराने की कोशिश की थी कि हड़प्पा सभ्यता में अभी भी कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं, वो कैसे है, वो है अनआंसर्ड क्वेश्चंस। याद आया कि नहीं आया आपको सर, ठीक है। इन द इंडस सिविलाइजेशन देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर क्वाइट अनआंसर्ड। अनआंसर्ड का मतलब है कि अभी तक उसका कोई जवाब ही नहीं ले पाया है, दे आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर टू दैट, है ना। तो ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर रही है। अब मैं आज क्या करने वाला हूँ, इतने टॉपिक के अंदर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा सर, ठीक है ना। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, इनमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे सर, है ना, बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। और इसके रिलेटेड मैं आपको स्लाइड्स के अंदर भी पढ़ाता रहूँगा, फिर से रिवाइज करवाता रहूँगा सर, ठीक है। तो आज हम लोग इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंगली आपको इसके डेवलपमेंट करवाऊँगा। बट बिफोर दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरी तरफ से, 2 अनाउंसमेंट है सर। एक तो 11 जुलाई को मेरा कॉम्बैट है सर, है ना, 11th of July आई एम डूइंग अ कॉम्बैट ऑन दी अनअकैडमी। इनफैक्ट आपको पता होगा कि ये फ्री की एक मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट की क्वीज होती है जहाँ पे आप 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करते हो। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मैं सेट कर रहा हूँ इस बार सर, ठीक है ना। तो आप ये कॉम्बैट के अंदर ज़रूर से पार्टिसिपेट करेगा, यू विल एन्जॉय द प्रिपरेशन एंड इनफैक्ट आपकी ये जो कॉम्बैट है इसमें अगर आपने स्कोर अच्छा किया तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट सम गुड, आई वुड से material from an academy. This will include scholarship, this will include iPad, AirPod और JBL speakers और something like that सर, है ना। तो काफ़ी सारा आपको फ़ायदा है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है बहुत सारी। कॉम्बैट में आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और PN लाइव कोड को यूज़ करना है सर, है ना। ये फ्री है बाय द वे, दिस इज फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना। तो इसके लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेरी 14th जुलाई से हिस्ट्री ऑप्शनल की बैच शुरू हो रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा पेपर 1 करवाऊंगा सर, है ना। हिस्ट्री का ऑप्शनल का पेपर 1 का बैच शुरू हो रहा है। पेपर 1 का मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाऊंगा सर, ठीक है ना। सो ये 14 जुलाई से है। 21 जुलाई से आई एम स्टार्टिंग विथ GS मॉडर्न क्रैश कोर्स, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का आई एम स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स, है ना। तो आप इसको भी अटेंड करिएगा, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दिस क्लासेज एज वेल। इसमें भी आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी हो पाएगी, तो ज़रूर से। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको PN लाइव कोड को यूज़ करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अनअकैडमी पे कोई भी क्लास अटेंड करना है PN लाइव कोड के थ्रू ही हो पाएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप आज से लेके 14th जुलाई तक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% है सर, ठीक है। कल तक इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लीज़ ट्राई टू टेक द GS ऑप्शनल कंबाइंड सब्सक्रिप्शन सर, ठीक है। तो उसमें 35% था, उसमें आज 10% और एक्स्ट्रा हुआ है, मतलब है ना 25% प्लस 10% यूजिंग द रेफरल कोड PN लाइव प्लस एक्स्ट्रा 10%, मतलब यू विल गेट ओवरऑल 45% ऑफ डिस्काउंट इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन सर, ठीक है ना। तो अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप देखिए 1 साल का जो GS और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स है वो 49,000 में हो रहा है सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर आप में से जितने भी विद्यार्थी 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 71,000 में हो जाएगा सर, ठीक है ना। सो प्लीज़ ट्राई टू टेक द सब्सक्रिप्शन एज मच एज पॉसिबल, है ना। 8 एंड 14 जुलाई से आपको एक्स्ट्रा 10% मिल रहा है सर, ठीक है। तो ये तो मिल ही रहा था, कल तक भी मिल रहा था, ये एक्स्ट्रा 10 है, मतलब 45% टोटल ऑफ इन फीस। ग्रेट सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना, अगर आप जुड़ना चाहते हो। बाकी आपको सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी इनफैक्ट फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है। अनअकैडमी आपको प्रॉमिस देता है 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और आपसे प्रीलिम्स नहीं हो पा रही है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रही, तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स 2022 तक का अच्छी खासी तैयारी आपको हो जाएगी सर, है ना, जो एग्ज़ाम है सर, ठीक है। बाकी 1 साल का 2 साल का सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे तो वो मेंस तक वैलिडिटी है, मतलब 1 साल आज लोगे तो अगले साल की मेंस तक होगा, 2 साल का आज लोगे तो 2023 की मेंस तक की आपकी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी होगी। आपको टेस्ट कवर करवा दिए जाएंगे इसके अंदर से, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इसके अंदर से तैयारी हो रही है सर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इनफैक्ट बुक सेट भी दिया जाएगा, आपको लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जा रही है। अनअकैडमी आपको इनफैक्ट है ना अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी देता है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं तो सजेस्ट वही करूँगा कि आप 1 साल का या 2 साल का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि है ना GS की ऑलरेडी
ऑलरेडी एक साल की फ़ीस जो है दैट इज़ अराउंड 44,000, और अभी आप जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में लोगे तो 50,000 में हो जाएगा सर, ठीक है। ऑप्शनल का कोर्स भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जीएस का भी मेरा आ रहा है सर, ठीक है। तो आपको दोनों हिस्ट्री में फ़ायदा हो जाएगा, और फिर और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे तो आप वो भी कर सकते हो तैयारी के अंदर। ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक, इट्स अप टू यू, है ना। आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। 11 जुलाई से या 14 जुलाई से हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। ये सब बैचेस को आप अटेंड कर पाओगे अच्छी तरह से। साथों साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे फ्री में है, आप इसको ये टेस्ट सीरीज़ को अटेंड कर सकते हो वाइल टेकिंग द यूज़ कोड PN लाइव सर, ठीक है। तो ये आपका फ्री कोड है, डिस्काउंट कोड है, कोई भी कोड है, आप अनअकैडमी की एंट्री गेट यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, और मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस करवाऊंगा आज के क्लास के अंदर सर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दो हिसाब से करेंगे, विल ट्राई टू डू इट इन अ 2 वे सर, ठीक है। 2 वे का मतलब ये है कि मैं आपको ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है अनअकैडमी ये अपनी जो तैयारी का, उसके अंतर्गत मैं आपको पहले जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो प्रीलिम्स के करवाऊंगा और उसके बाद मेंस के करवाऊंगा सर, ठीक है ना। सो व्हाट आई विल डू कि मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के अलग अलग हिसाब से हम लोग करेंगे, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टू द पॉइंट। जस्ट अ सेकंड, मैं स्लाइड्स को लोड कर देता हूँ सो दैट हाँ ये पहले आपको यहाँ से थोड़े बहुत शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक सर, ठीक है ना। इसके अंदर से आपको क्या कहते हैं, ये मॉक क्वेश्चंस जो दिए हैं सर, है ना। मॉक क्वेश्चंस कहाँ पे दिए गए हैं, दिस मॉक क्वेश्चंस हैज बीन गिवन इन दी टेक्स्ट बुक ओनली सर, है ना। तो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो दिया गया है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सर, ठीक है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, है ना। परफॉर्म बाय द रूलर्स इन द हड़प्पन सोसाइटी सर, है ना, कि रूलर्स के द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ होगा, ये सब प्रकार के मॉक क्वेश्चन से भी है ऑलरेडी कवर्ड अप, है ना। हम मेन चले जाते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन के अंदर सर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू सर, मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये प्रीवियस के क्वेश्चन करवाने के लिए आई विल सेट अप अ टाइमर काइंड ऑफ अ थिंग, मैं आपको कुछ टाइमर की हिसाब दे दूंगा सर, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 से लेके 40 सेकंड के बीच में आपको टाइम देता रहूँगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा सर, ठीक है। तो वी हैव गॉट अराउंड अ सेट ऑफ 6 और 7 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद मेंस के भी एग्जाम क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। और हर एक में 2-3-4 मिनट आपको डिस्कशन भी करवाता रहूँगा सर, ठीक है। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी हैं, जो लोग इनफैक्ट अभी आ रहे हैं, वो कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर क्या है, A, B, C और D सर, है ना। तो आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा जब मैं आपको समझा रहा हूँगा, तो और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको अराउंड 45 सेकंड्स ऑफ टाइमिंग दूंगा सर, है ना। सो आई विल गिव यू द टाइमिंग ऑफ अराउंड 45 सेकंड्स, मैं आपको 45 सेकंड का टाइम दूंगा, किसी में 1 मिनट भी दे दूंगा। आई जस्ट सेट अप द टाइमर इन माय फ़ोन, क्योंकि यहाँ स्क्रीन के ऊपर टाइमर नहीं लगवाया है मैंने सर, ठीक है। और फिर क्या होगा कि आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा सर, ठीक है। और फिर हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 45 सेकंड तक आपको क्वेश्चन रीडिंग का टाइम दूंगा, और फिर आप कमेंट्स के अंदर आंसर लिखोगे सर, A, B, C, D, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई विल एक्सप्लेन सर, है ना। मैं उसको क्या करूँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और फिर मैं आपको पीछे स्लाइड्स भी बताता रहूँगा सर, है ना, कहाँ पे हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, सो दैट काफ़ी सारे विद्यार्थियों की जो गैर मान्यता है, उनको जो एक क्या कहता है कि एक इशू क्रिएट हुआ है कि सर कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है सर, ठीक है। खैर यूपीएससी में बता देता हूँ, कुछ चीज़ों का कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है सर, ठीक है। आप हर एक चीज़ें कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से देखोगे ना बेटा जीवन के अंदर, तो बहुत मुश्किलें आ जाएगी सर, है ना। नो डाउट ज़रूरी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के बाहर जाना चाहिए, बट कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है, रेदर देन आप उसको रट्टा मार दो सर, ठीक है। फैक्चुअल एस्पेक्ट से मत देखा करिए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। खैर आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंगली, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपको इंटरडिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हड़प्पीय सभ्यता के अंदर से सीधा नहीं पूछा गया है सर, ठीक है ना। सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर इंटरडिसिप्लिनरी, उसको सॉल्विंग की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा, आई बी एबल टू हेल्प यू आउट कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है सर, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, और इनफैक्ट आपके लिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है सर, ठीक है ना, वो इनफैक्ट ये है। चलिए सर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए 2013 की मेंस के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर आया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टराइजेस
द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, है ना। इंडस सिविलाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली सर, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल। हड़प्पीय सभ्यता के लोगों ने बड़े बड़े पैलेस बनाए हैं और टेम्पल्स बनाए हैं सर, है ना। याद करिए पुराने क्लासेस को, आपको पिक्चर क्लियर होगा। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। इन्होंने इनफैक्ट स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार की डीटीज को, देव और देवियों को, दोनों की पूजा अर्चना की है सर, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ बोला गया है कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन द वॉरफेयर। इन्होंने युद्ध के अंदर अलग अलग प्रकार के चैरियट्स का यूज़ किया है। इसमें हॉर्स ड्रॉन मतलब घोड़े के द्वारा चलाने वाले चैरियट्स का यूज़ किया गया है सर। 3 स्टेटमेंट दिए गए, उसके बाद आपको बताया इनमें से करेक्ट क्या है, व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू सर, ठीक है। उसमें आपको 1 and 2, 2 ओनली, 1, 2 and 3, नन ऑफ द अबव आपको इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट क्या ढूंढना है। मैं आपको इसके लिए देता हूँ 45 सेकेंड्स। मैं आपको इसके लिए देता हूँ 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड्स जब आपका टाइम खत्म होगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बताऊंगा कि बेटा टाइम खत्म हो गया, आप स्टॉप कर दीजिए। यू थिंक अबाउट दैट, है ना। आप सोचिए इसके बारे में कि इनमें से क्या करेक्ट जा रहा है सर, व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू सर, है ना। इन्होंने पैलेस और टेम्पल्स बनाए, इन्होंने मेल एंड फीमेल डीटीज को वर्शिप किया, इन्होंने हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स को वॉरफेयर के अंदर यूज किया सर। गेटिंग माय पॉइंट। क्या बोला गया है, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। हमने देखा था क्या इनके पास घोड़े के कोई एविडेंसेस है, डू वी फाइंड, और वो भी युद्ध करने के अंदर, क्या युद्ध के एविडेंसेस है, वी फाइंड एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस ऑफ हॉर्स वॉरफेयर, वी फाइंड एनी एविडेंसेस ऑफ दी हॉर्स, वी फाइंड चैरियट्स, हमारे पास कोई रथ मिला है सर, ठीक है। टाइम खत्म होता है आपका। इसका जो राइट आंसर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, हम लोग एलिमिनेशन से ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोचिए कि इसका आंसर क्या बन सकता है सर, ठीक है ना। पहला यहाँ पे बोला गया है कि दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। अब आप याद करिए पिछले क्लास को सर, ठीक है। और हमारे पिछले क्लासेस को अगर आपने याद किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें लिंकअप भी होती रहेगी सर, ठीक है। ग्रेट पैलेसेस मतलब बड़े बड़े महल, क्या इनके पास कोई ग्रेट पैलेसेस के एविडेंसेस थे, वर दे हैविंग एनी एविडेंसेस ऑफ ग्रेट पैलेसेस। आई डो नॉट सी एनी काइंड ऑफ ग्रेट पैलेसेस ओवर हियर माय फ्रेंड सर, ठीक है। हड़प्पन्स के पास जो इनफैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सिटाडेल की है सर, ठीक है। वो भी सिटाडेल में भी हम लोग एब्सोल्युटली श्योर नहीं है कि यहाँ पे रूलिंग क्लास या राजा ही रहता होगा, कोई और भी रह सकता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि हड़प्पीय सभ्यता के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो मर्चेंट क्लास थे, व्यापारी लोग, रूलर्स हुआ करते थे सर, ठीक है। पैलेसिस के तो कोई एविडेंसेस ही नहीं है यार, कहाँ से हमको पैलेसिस के एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है। आप याद करिए कि वेयर डू वी गेट एनी काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ पैलेसिस सर, वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस। टेम्पल्स, क्या हड़प्पा में कोई मंदिर मिला है हमको, मुझे तो नहीं पता है। वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ टेम्पल्स। आप याद करिए पिछले क्लासेस को, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इनके द्वारा कोई भी ऐसे टेम्पल वेम्पल के एविडेंसेस नहीं मिल रहे सर, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर से अगर आप इसको गलत करते हो, ये इनकरेक्ट है सर, आपको पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो आप इसको निकाल दीजिए सर, है ना। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको निकाल दीजिए सर, है ना। तो ए तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया सर, ठीक है। अब आइदर बी और डी दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा आपके पास सर, ठीक है। आइदर बी और डी दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। दूसरा इंटरेस्टिंगली आपको पूछा गया है सर, ठीक है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। अब आप याद करिए पिछले क्लास को सर, ठीक है। और पिछले क्लास अगर आप याद करोगे, लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर आपको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। क्या हमको मदर गॉडेस के एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, याद करिए पिछले क्लासेस को सर, ठीक है ना। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर एंड रिकॉल द प्रीवियस क्लास दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू सर, ठीक है। We get clear cut evidences that mother goddess was worshipped by the Harappans. हड़प्पन्स ने मदर गॉडेस को वर्शिप किया है, और इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पन्स ने इनफैक्ट अपनी जो रिलीजियस सिस्टम थी उसमें इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम लोग इतने पॉइंट के ऊपर तो आ सकते हैं कि इन्होंने फीमेल डीटीज़ को वर्शिप किया। ये फोटोग्राफ है मदर गॉडेस का सर, ठीक है, दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ मदर गॉडेस, और ये दर्शा रहा है कि हड़प्पन्स ने इनको वर्शिप किया है सर, ठीक है। दूसरा, मेल डीटीज़ की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेल डीटीज़, तो क्या मेल डीटीज़ के अंदर हमको ये पशुपति का सील मिला है कि नहीं मिला है सर, ठीक है ना। वी डू नॉट गेट द सील ऑफ पशुपति सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है इसके अंदर से आप समझने की कोशिश करिए। द स्टेटमेंट नंबर 2 जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो आपका करेक्ट जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए मोटे मोटे तौर के ऊपर। दी स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट ओवर हियर सर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये करेक्ट है, गेटिंग माय पॉइंट।
अगर ये करेक्ट है यहाँ पे तो टू ओनली कहाँ पे आ रहा है ये, क्योंकि नन ऑफ द अबव इज करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टू तो करेक्ट है सर, ठीक है ना। तो टू ओनली वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका राइट आंसर बी है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर बी रहेगा सर, ठीक है ना। तीसरा बोला गया है हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, ना घोड़ा मिला है पहली बात तो सर, ना ही रथ मिले हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ना ही युद्ध के कोई एविडेंसेस मिले हैं। आप देखिए 3 शब्द है, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाले यह रथ, और वो भी रथ कैसे, युद्ध में युद्ध होने के लिए सर, वॉरफेयर में अंदर सर, ठीक। कहाँ पे घोड़े के कहीं कहीं एविडेंसेस मिले हैं। आप किताब में देखोगे तो आपको सूरकोटड़ा करके एक जगह दिखेगी गुजरात के अंदर, वहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिली है, बोन्स। हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये जो बोन की हड्डी है वो घोड़े की है, पर उसमें श्योरिटी नहीं है, यूपीएससी उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इवन आर्कियोलॉजिस्ट का भी बहुत ओपन एंडेड उसके अंदर क्या कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन है कि 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे हड्डी होगी सर, ठीक है, गेटिंग बोन्स होने चाहिए सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इसको आप निकाल दीजिए, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, टू ओनली इज़ द राइट आंसर, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया है। 2013 की प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन अगर आप मेरे क्लासेस अटेंड किए होंगे एनसीईआरटी के, प्लस के नहीं, प्लस वाले तो करते ही है, प्लस वाले स्टूडेंट तो आराम से क्लिक करके आएंगे मेरे। 2020 की प्रीलिम्स के अंदर 20 क्वेश्चंस वर देयर इन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर टोटल मिला के, उसमें से 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे क्लासेस से रिफ्लेक्ट हुए थे। 80% एक्यूरेसी के साथ मैंने सब्जेक्ट्स को कवर कराया है। 70-80% एक्यूरेसी के साथ जब कोई टीचर क्लेम कर रहा है तो, और ये तो ऑनलाइन पढ़ाया है तो इसके मेरे पास एविडेंसेस भी है, जैसे अभी आपको बताया सर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका बी इज़ द राइट आंसर, याद रखेगा, प्लीज़ रिमेंबर कि बी इज़ द राइट आंसर सर, ठीक है ना। तो ये 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी कर दीजिएगा, प्लीज़ डू इट बी सर, है ना। और मैंने आपको इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन बता दी सर। सिटाडेल के एविडेंसेस है पर पैलेस नहीं है, टेम्पल के कोई एविडेंसेस नहीं है सर, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में शायद मंदिर इन्होंने बनाया होगा, पर मंदिर बनाया तो कुछ एविडेंसेस तो होने चाहिए ना। कोई टूल्स नहीं मिले, ना ही कोई आर्कियोलॉजी मिली है, तो कैसे मान सकते हैं कि ये टेम्पल्स है। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। मैं शांति से कराऊंगा, 4-5 मिनट हर एक के ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, चिंता मत करेगा सर, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पूछा है। द सेकंड क्वेश्चन, इसको 2 नंबर दे दीजिएगा सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट सर, ठीक है ना। 4 लोकेशन दी गई है, इसमें भी मैं आपको चलो 30 सेकंड्स दे देता हूँ सर, ठीक है, 30 सेकंड्स दे दूंगा सर, है ना। और आपको एलिमिनेशन से आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है सर, ठीक है ना। 30 सेकंड दे रहा हूँ। चाणूदरो, कोट दीजी, सोहागुड़ा एंड देसलपुर। कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, लाइव कमेंट्स के अंदर, कि क्या इसका राइट आंसर आ सकता है। चलिए बताइए सर, प्लीज़ टेल अस कि यहाँ से क्या है। चाणूदरो इज़ अ हड़प्पन साइट, कोट दीजी इज़ अ हड़प्पन साइट, सोहागुड़ा इज़ अ हड़प्पन साइट, और देसलपुर। अब आपको क्या पूछा गया है, नॉट है। इनमें से ऑड वन आउट करना है आपको सर, ठीक है ना। यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब ये है कि आप इनमें से ऐसे टॉपिक को ढूंढोगे जो यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली लिंकअप नहीं है। चलिए सर, इसका राइट आंसर देखिए। तो क्या चाणूदरो इज़ अ हड़प्पन साइट? यस, इट्स अ हड़प्पन साइट। और ये तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट का मतलब ये है कि यहाँ तो कितना सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था सर, है ना। वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस देयर सो मच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज टेकिंग प्लेस सर, ठीक है। तो आप याद करिए पिछले क्लासेस को सर, है ना। प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस। इनफैक्ट मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा है तो हमने आपको इसका मैपिंग करवाया था सर, ठीक है ना। तो आप मैपिंग को याद करिए, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल द मैपिंग सर, ठीक है। मैपिंग को याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाणूदरो की यस यहाँ पे हड़प्पन साइट है सर, ठीक है। उसके बाद एक साइट दी है कोट दीजी, दिख रही है सर, ठीक है, यहाँ पे ही कोट दीजी इज ऑल्सो हड़प्पन साइट। प्लीज मेक श्योर कि दिस इज ऑल्सो हड़प्पन साइट। 2 लोकेशन हो गई सर आपके क्वेश्चन के अंदर की सर, ठीक है। एक और लोकेशन यहाँ पे दी गई है, वो है देसलपुर। कौन सी जगह दी गई है बेटा? देसलपुर। और एक और लोकेशन दिया गया है सोहागुड़ा सर, है ना, सोहागुड़ा सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द मैपिंग। और जब हम लोग मैपिंग की बात करेंगे तो आपको डायरेक्टली लिंकअप हो जाना चाहिए कि इसके मैपिंग को कैसे डील करना है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना।
तो ये चाणूदरो इज अ हड़प्पन साइट। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी। स्मॉलेस्ट साइट है, 7 हेक्टर की साइट है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इसके अंदर सील्स बनते थे, इसमें से बीड्स बनते थे, वो आपके मोती के अलग अलग, पत्थर के अलग अलग ज्वेलरी बनती थी, ऑर्नामेंट्स बनती थी, हमने पढ़ा है सर, ठीक है ना। दूसरा कोट दीजी इज ऑल्सो दी हड़प्पन साइट सर, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपके हड़प्पन साइट है सर, ठीक है। आपको क्या पूछा गया, नॉट, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे सर, है ना। ए और बी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, हमने मैपिंग में ही देख लिया। अब रही बात सोहागुड़ा और देसलपुर, आइदर ऑफ दी वन माइट बी दी हड़प्पन साइट, है ना, आइदर ऑफ दी वन माइट बी दी हड़प्पन साइट। अब आप सोचिए कि आपको मैंने अभी तक पढ़ा है, ये क्वेश्चन पार्शियली सॉल्व हो पाएगा हमारे लाइव क्लास से, मतलब जो मेरे यूट्यूब के ऊपर मैंने पढ़ा है, मैंने प्लस के ऊपर ये डिस्कस किया हुआ है। सोहागुड़ा एक ऐसी साइट है, ये मौर्यन एम्पायर की साइट है, याद रखिएगा। दिस इज़ द प्लेस बिलोंगिंग टू द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड का मतलब ये है कि हम लोग जब हिस्ट्री को देखते हैं तो 325 BC से लेके 185 BC तक का जो पीरियड है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ द मौर्यन पीरियड सर। मतलब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बाकी सारे राजा आपको दिख देंगे, बिंदुसार और ये सब दिखेंगे सर, ठीक है ना। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके समय की आपको ये लोकेशन दिखेगी, चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है। और कहा गया है कि सोहागुड़ा के अंदर आपको एक कॉपर प्लेट मिलती है, ताम्रपत्र मिलता है सर, ठीक है। ये जो कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट के अंदर से इनफैक्ट एक इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे फमाइन रिलीफ की बात की गई। फमाइन समझ में आता है कि जब अकाल पड़ा था मौर्यन साम्राज्य के अंदर, व्हेन देयर वाज अ ह्यूज फमाइन इन द मौर्यन एम्पायर समवेयर इन द बंगाल एंड बिहार रीजन, खास करके आज के मॉडर्न डे बिहार से साउथ की तरफ जाए, बंगाल की तरफ, वहाँ पे ये पड़ती है जगह सोहागुड़ा सर, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया होगी कि दिस प्लेस इज साइट इज बिलोंगिंग टू द मौर्यन पीरियड एंड दिस साइट इज डायरेक्टली द प्लेस वेयर द मौर्यन एम्पायर वॉज कार्व्ड आउट, तो आप ऑटोमेटिकली लिंकअप कर सकते हो। तो आपके पास इनफैक्ट ये एलिमिनेशन से ही सॉर्ट आउट हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया मौर्यन पीरियड की है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ये सोहागुड़ा के बारे में ऑप्शनल की किताबों में लिखा है, मेरे प्लस क्लासेस के ऊपर मैंने समझाया हुआ है। हो सकता है कि यहाँ हम लोग NCERT के अंदर नहीं दिया है। देसलपुर जो जगह है वो गुजरात के अंदर है सर, ठीक है। देसलपुर इज़ अ प्लेस विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात। एक्चुअली गुजरात में जो लेट हड़प्पन पीरियड डेवलप हुआ ना सर, तो उस समय के दौरान बहुत सारी छोटी मोटी मैच्योर और लेट पीरियड के दौरान साइट्स बनेगी सर, है ना। और ये जो है इट्स एन हड़प्पन साइट, इट इज़ अ यस इट्स अ हड़प्पन साइट, ठीक है। तो नॉट अ हड़प्पन साइट जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, सोहागुड़ा। अब ये क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? अगर आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में क्लैरिटी है, इफ़ यू हैव गॉट अ क्लैरिटी अबाउट द मौर्यन एम्पायर, यू विल बी एबल टू हाईलाइट कि ये नहीं है। देसलपुर के बारे में नहीं भी पता होगा तो भी आपको इसके अंदर श्योरिटी होनी चाहिए कि सोहागुड़ा तो हमने पढ़ी थी कि यार ये तो मौर्यन एज की साइट है, ये कैसे यहाँ पे आ गया सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो मेरी कहने की बात आपको यही है, मैं आपको यही कन्वे कराना चाहता हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के द्वारा, कि जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हेन एवर यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्लीज़ मेक श्योर कि उसमें से मैपिंग अच्छे से करिएगा सर, ठीक है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आते हैं, एवरी ईयर दे विल आस्क यू डिफरेंट टॉपिक से मैपिंग बेस्ड। और हिस्ट्री का मैपिंग करिएगा सर, है ना, एम्पायर्स का मैपिंग करिएगा, कैपिटल्स का मैपिंग करिएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स की साइट्स का मैपिंग करिएगा, पोर्ट्स का मैपिंग करिएगा। पोर्ट समझ में आता है ना आपको, जो बंदर होते हैं सर। और पुराने समय के अंदर जितने भी कोस्टल एम्पायर्स बने हैं, मतलब समुद्र किनारे जिन्होंने किंगडम का डेवलपमेंट किया है, नहीं भी किया है तो भी उन्होंने पोर्ट्स बनवाए सर, है ना, उन्होंने अपने हिसाब से पोर्ट्स का निर्माण करवाया सर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 है उसका सी आएगा सर, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे मैपिंग ये लिख देता हूँ, आंसर की हम लोग आपको बताते हैं सो दैट आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने उसका बी आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सी है सर, ठीक है ना। आज की हमारी जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर सर, है 2019 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 की प्रीलिम्स में पूछा गया था। कोट दीजिए तो आपको अर्ली हड़प्पन पीरियड में भी मिलता है सर, ठीक है, और फिर आपको मैच्योर हड़प्पन पीरियड में भी मिलता है। मतलब ये एक ऐसी साइट है जो पहले से एग्जिस्ट किया करती थी। दिस वॉज एग्जिस्टिंग इन द अर्ली पीरियड एंड दिस वॉज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द लेटर पीरियड एज वेल सर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाने चाहिए।
आपको होपफुली इसकी क्लैरिटी आ गई होगी। ये पार्शियली आप मेरे क्लासेस से सॉल्व कर पाते हो क्योंकि मैंने आपको ये लेक्चर्स में इनफ टाइम दिया है सर, ठीक है। तो आप जब टीचर को ब्लेम करते हो ना सर, ठीक है, कि सर आपके क्लासेस से कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, तो पहली बात तो मैं सॉल्व कराने के इंटेंशन से यहाँ पे पढ़ाता ही नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरा मानना है कि जो कोर्सेज एनसीईआरटी के इनफैक्ट फाउंडेशन है वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में करवाऊँगा, क्योंकि आपका एक बेसिक बिल्टअप हो जाएगा। बेसिक बिल्टअप हो गई, जैसे आप एक स्टेप आगे जाओगे एप्लीकेशन में, सब्सक्रिप्शन लोगे या सेल्फ स्टडी करोगे, इट्स अप टू यू, बट आपको बहुत मज़ा आएगी एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करोगे। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये होती है कि वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते हैं, और विषय में जब आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते हो तो यू हेट द सब्जेक्ट, है ना। फिर आपको लगेगा कि यार ये फालतू का सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा बहुत मारना पड़ता है, या इसमें चीज़ें याद नहीं रहती है हमको, क्योंकि इंटरेस्ट होगा। गाने कैसे याद रह जाते हैं आपको? हाँ, आपने मूवी के सॉन्ग्स देखे होंगे, एक से एक ढांसू सॉन्ग सबको याद रह जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, व्हेन इट कम्स टू दिस प्लेसेस, यू थिंक हाँ ये वो क्या हो गया सर, है ना। दैट शुड नॉट टेक प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 बिलोंग्स टू 2011 का ये प्रश्न है। बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बोला गया है कि हड़प्पन्स के यहाँ पे क्या करेक्ट है सर। 2011 की प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सुनिए मेरी बात, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोला गया है? इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। ये एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष सिविलाइजेशन है। एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट, यहाँ पे धर्म हुआ करता था, डिड नॉट डोमिनेट द सीन। यहाँ पे जो धर्म का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ वो धर्म लोगों को ऊपर हावी नहीं होता था। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि रिलीजन एट टाइम डोमिनेट करता है सोसाइटी को, है ना। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, यूपीएससी का फॉर्म भरना है कि पटवारी का फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ के ऊपर आपको कोई ना कोई अथॉरिटी बोलेगी कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो हड़प्पन में बोला गया है कि धर्म जो है वो डोमिनेट नहीं करता था पर प्रेजेंट था, और सेक्युलर सिविलाइजेशन थी सर, है ना। बहुत इंटरेस्टिंगली दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ये वो पीरियड है जब कॉटन का उपयोग हुआ था टेक्सटाइल प्रोडक्शन को लेके सर, ठीक है। ये वो पीरियड है जब कॉटन का उपयोग हुआ था टेक्सटाइल का निर्माण करने के लिए। और आपको क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सर, ठीक है। आई गिव यू 45 सेकेंड्स फॉर द सेम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द टुडे सेशन। इसका राइट आंसर क्या आता है मुझे बताइएगा। आई गिव यू 45 सेकेंड्स फॉर द सेम। 45 सेकंड आपको दे रहा हूँ, कमेंट्स के अंदर बताइए सर व्हाट इज़ दी राइट आंसर फॉर द सेम। क्या ये धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था? यहाँ भारत का जो सेक्युलरिज्म है आपको पता है कुछ अलग ही डेफिनेशन है सर, ठीक है, पर मान लेते हैं हम लोग कि धर्मनिरपेक्ष था कि नहीं था। था तो कैसे था? धर्मनिरपेक्ष था तो कैसा धर्मनिरपेक्षता था उसके अंदर सर, ठीक है ना। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे बोले गए हैं। This type of question, हाँ, predominantly a secular civilization and religious element though present did not dominate the scene। वहाँ पे धर्म डोमिनेट नहीं करता था। चलिए योर टाइम स्टॉप्स नाउ। चलो सर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? अगर आप पिछले दिन का क्लास याद करोगे तो मैंने बताया था कि ये सेक्युलर सिविलाइजेशन है। इनकी हड़प्पन रिलीजन की मैंने आपको फीचर्स बताई थी, याद आया सर? हड़प्पन रिलीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। व्हाट कैन वी सी एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस? वी सी आइडल वर्शिपिंग ऑफ द मदर गॉडेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक क्वेश्चन वहाँ से देख लिया। हमने आपको प्रोटोशिवा के बारे में बताया, शिव जी के बारे में, पशुपति याद आया कि नहीं आया? तो मेल एंड फीमेल को इनफैक्ट वर्शिप करना गॉड्स को सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। उसके साथ साथ हमने समझने की कोशिश की कि इन्होंने फायर वर्शिप भी किया था, क्योंकि फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड के एविडेंसेस भी मिल गए हैं। याद करिए पिछले क्लास को, इनके यहाँ पे शमन ट्रेडिशन भी हुआ करते थे जो मैजिकल पावर्स काइंड ऑफ मंत्र तंत्र के अंदर मानता है सर, ठीक है ना। हमने आपको ये भी बताया था कि इन लोगों ने इनफैक्ट नेचर वर्शिप भी की थी, और नेचर के अंतर्गत एनिमल वर्शिप भी हमको मिल जाती है। एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स लाइक यूनिकॉर्न वर वर्शिप। हमने आपको पिछले क्लास के अंदर यूनिकॉर्न का एक फ़ोटो भी दिखाने की कोशिश की थी, याद करिए सर, ठीक है।
हमने आपको इसके अंदर से ये भी बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पन्स के यहाँ पे जो वर्शिप की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसके अंदर आपको रिचुअल्स भी दिख जाते हैं। और ये रिचुअल्स के अंदर हमने आपको पिछले क्लास के अंदर ग्रेट बात के अंदर बताया था सर, ठीक है ना। हड़प्पा के अंदर कोई एक सिंगल फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म नहीं था, देयर वाज नो सिंगल यूनिफॉर्म रिलीजन, और इनफैक्ट पीपल वर अलाउड, या मैं कहूँगा प्लूरलिस्टिक या पॉलीथीज़म का भी कंसेप्ट आपको दिखता है, और प्लूरलिस्टिक कल्चर आपको दिखता है। प्लूरलिस्टिक का मतलब यह है एक से ज़्यादा संप्रदाय, एक से ज़्यादा विचारधारा, एक से ज़्यादा परंपराओं को यहाँ पे पालन होता था और सबको यहाँ पे छुट्टी थी सर। इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डाला गया है सर, ठीक है। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली सेक्युलर सिविलाइजेशन। यस, मैं कहूँगा कि इट वॉज अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। Religious element did not dominate the scene. We do not find any kind of direct evidences where religion was overpowering the Harappan culture and the Harappan civilization. हमारे पास ऐसा कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है जहां इनका धर्म इनके ऊपर हावी हो रहा है, इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इनको कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए सर, ठीक है। तो 1 इज़ करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये करेक्ट है सर, ठीक है। दूसरा आता है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंडिया। क्या ये सही है कि गलत है सर, ठीक है। क्या कॉटन का उपयोग हड़प्पन्स ने किया है कि नहीं किया है सर, ठीक है। हाँ, डिड द हड़प्पन्स डेवलप कॉटन? हड़प्पन्स ने क्या कॉटन का उपयोग किया था कि नहीं किया था सर, ठीक है। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। इनफैक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कल के क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि फॉर इंस्टेंस दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एंड हड़प्पन साइट्स टू फाइंड आउट द क्लॉथिंग, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है सर, ठीक है। कॉटन का उपयोग हड़प्पन्स ने किया था और ये भी एनसीईआरटी की किताब में ही दिया गया है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, है ना, द क्वेश्चन दैट एक्चुअली आई एम शोइंग टू यू कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली आंसर्ड फ्रॉम दी क्लासेस दैट आई हैव टेकन एज ऑफ नाउ सर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड, यस, हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू मेक द कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया और आई वुड से इन द वर्ल्ड। दुनिया की पुरानी बहुत सारी सभ्यताएं थी दुनिया के वहाँ पे, मतलब उस टाइम पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी थी, या यूफ्रेट्स की हुआ करती थी, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, या चाइना की यांगजे नदी के ऊपर सिविलाइजेशन आपको मिल जाती है, पर कॉटन सबसे पहले यहाँ पे हुआ था। ये करेक्ट है, ये दोनों की दोनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं सर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर ये स्पेसिफिकली डाला था कि वाई दिस कोलावेरी डी सर, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वी आर एबल टू सॉल्व फ्रॉम योर स्लाइड्स और फ्रॉम दिस लेक्चर्स। तो वो विद्यार्थी को मैं बताना चाहूँगा, 3-4 दिन पहले की ये बात है, कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने ये स्पेसिफिकली डाला था कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व। तो उनको ये ज़री लेक्चर्स बता दीजिएगा, अगर समय मिलता है तो उनको थोड़ा ये जो है प्रश्न है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा सर, ठीक है ना। कि कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया सर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा सर, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, और ये दोनों के दोनों हम एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर पा रहे हैं सर, ठीक है। तो देखिए, एनसीईआरटी को जब फाउंडेशन में पढ़ोगे ना तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। अभी तक हमने 3 ही क्वेश्चन देखे, क्योंकि रिवीजन मैं करवा रहा हूँ इसके साथ साथ, और इसके कारण आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, आपको लगेगा, बट अल्टीमेटली तो रियलिटी यही है कि आप जब एनसीईआरटी को करो तो अच्छे से करो, फुर्सत के साथ करो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे सर, ठीक है ना। यू विल बी एबल टू सॉल्व मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि सर नहीं हो पा रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है सर, है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 4 लोकेशन दी गई हैं सर, ठीक है ना। देयर आर 4 लोकेशंस दैट आर गिवन ओवर हियर सर, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करके बताना है ये लोकेशंस के बेसिस के ऊपर कि यहाँ पे क्या मैच द फॉलोइंग हो रहा है सर, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा मैच द फॉलोइंग हो रहा है? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा है, ये धौलावीर नहीं है, ये है धौलावीरा सर, ठीक है ना। और चौथा है बनावली सर, ठीक है। ये चारों की चारों लोकेशन यहाँ पे दी गई है, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, है ना। लोथल के सामने प्लर्ड फील्ड दिया है,
उसके बाद आप देखोगे कालीबंगन में डॉकयार्ड दिया गया है, धौलावीरा में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्ल दिया गया है, और बनावली के अंदर आपको दिया गया है सर, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। समझ में आया कि नहीं है आपको सर? ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 एंड A2, B1, C3, D4 सर, ठीक है ना। तो आपको इसमें से डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके हमको बता देना है। यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई डायरेक्टली फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे मैं 1 मिनट देता हूँ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, और इसका राइट आंसर बता दीजिए सर। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के या आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उसमें से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सर, है ना, क्योंकि लोथल के बारे में मैंने बहुत डिस्कशन किया है पिछले क्लासेस के अंदर से सर, ठीक है। कालीबंगन को भी पढ़ाया था, कालीबंगन में आपको एविडेंसेस भी बताए थे कि क्या क्या मिल रहा है सर, ठीक है। धौलावीरा के अंदर भी हमने देखने की कोशिश की थी कि क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंगली आपको हाँ चलिए, योर टाइम स्टॉप्स नाउ, योर टाइम स्टॉप्स नाउ। अब बताइए सर, है ना, आप याद करिए हमने पिछले क्लासेस के अंदर, अगर आप ये सेशन को याद करोगे तो मैपिंग बेस आपको डिस्कशन करवाए थे और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को मैंने पढ़ाया था सर, ठीक है। जब हम लोग लोथल की बात करते हैं तो लोथल में हमको एक डॉकयार्ड मिला है। मैंने आपको बताया था कि लोथल यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर दी हड़प्पन पीपल। लोथल इनके लिए एक बहुत बड़ा मथक हुआ करता था, और इनफैक्ट आप पिछले क्लास के अंदर टाउन प्लानिंग फीचर्स को याद करोगे तो मैंने लोथल की कहानी बताई है पिछले लेक्चर्स के अंदर सर, ठीक है ना। तो लोथल में आपको डॉकयार्ड दिखता है, ये करेक्ट एविडेंसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ए का 2 कहाँ कहाँ आ रहा है पहले वो देख लो सर, है ना। ए का 2 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको हटा दो सर, है ना, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ए का 2 यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर हो रहा है, ए का 2 जहाँ आ रहा है वही आपका एक पहला ऑप्शन बच रहा है। उसके बाद आपको कालीबंगन दिया गया है सर, ठीक है ना, कालीबंगन दिया गया है। कालीबंगन के अंदर क्या दिखा है, और एक धौलावीरा दिया गया है। अब आप यहाँ से एलिमिनेट कैसे कर पाओगे? तो धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिली है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इनफैक्ट मेरे क्लासेस को अटेंड किया है पिछले टाइम के अंदर, बट वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि इन धौलावीरा वी हैव गॉट अ स्क्रिप्ट, और हड़प्पा की बहुत बड़ी लिपि मिली। मैं आपको अभी एविडेंसेस दिखा देता हूँ जो मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर से ही करवाया है सर, ठीक है। सो इन धौलावीरा वी हैव गॉट अ स्क्रिप्ट। कालीबंगन में आपको एक खेत मिला है, प्लड फील्ड आपको दिख रहे हैं सर, ठीक है। ये भी हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखा था। तो बनावली के अंदर हमको क्या मिला है? टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्ल। ये क्वेश्चन 2002 के अंदर पूछा गया था। ये मेरे एनसीईआरटी के लेक्चर्स के थ्रू ही आप कर पाओगे आसानी से सर, ठीक है। एविडेंसेस अगर आपको देखने हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका राइट आंसर बी है। और मैं आपको एक एक करके एविडेंसेस दिखा देता हूँ सो दैट आप में से जिन जिन बच्चों को ये गलतफहमी है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, तो पहले लोथल के बारे में आपको बता देता हूँ। लोथल का इंपॉर्टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लोथल वाज अ पोर्ट। मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर पढ़ाने की कोशिश की थी कि लोथल एक बंदरगाह है। हमने इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली देखने की कोशिश की थी। उसके बाद आप याद करोगे तो हमने आपको इसके अंदर से पढ़ाया था इनके एग्रीकल्चर के बारे में सर, ठीक है। और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लव हैज़ बिन फाउंड इन सो एंड सो रीजन। इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे तो हमने यहाँ पे ये भी बताया था, आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि इन दी इनफैक्ट, है ना, कालीबंगन वी हैव सीन दी एविडेंसेस ऑफ अ फील्ड। दिख रहा है आपको सर, ठीक है। कालीबंगन के अंदर हमको प्लड फील्ड का एविडेंसेस दिख रहा है। यहाँ पे ये मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स, मतलब यहाँ पे जो प्ल है, हल चलाने के लिए जो वो चाहिए होता है, जोतने के लिए जो प्ल चाहिए होता है, वो हमको बनावली में दिखा है और एक चोलिस्तान में भी दिखा है। दिस वॉज कवर्ड इन द सेकेंड लेक्चर एज फार एज आई रिमेंबर। ये एनसीईआरटी की ही स्लाइड से मैंने आपको ये करवाया हुआ है सर, ठीक है ना।
ये दोनों यहाँ से मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप देखिए धोलावीरा का क्वेश्चन, आप में से जिन जिन स्टूडेंट को ये लग रहा था कि सर धोलावीरा के अंदर आपने स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उनको थोड़ी स्क्रिप्ट के बारे में भी बता देता हूँ सर, है ना। तो हमने जब हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट पढ़ी थी पिछले क्लासेस के अंदर, जस्ट अ सेकंड वो स्लाइड ढूंढ देते हैं, तो हड़प्पन्स की हमने आपको जब स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाया था तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट हमको मिल गई है सर, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके यहाँ पे लिटरेसी का इंपॉर्टेंस काफ़ी सारा है सर, ठीक है ना। सो आप याद करिए, मैंने आपको ये सब चीज़ें पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ाई हुई है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल दिस पॉइंट्स एंड ऑल दिस टॉपिक्स इन द प्रीवियस सेशंस एंड दिस कैन डायरेक्टली बी आंसर्ड फ्रॉम दी क्लासेज इफ़ यू हैव अटेंडेड सर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया जा सकता है। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड व्हेन यू अटेंड इन एनसीईआरटी वे सर, ठीक है। तो आप जब मास्टर के ऊपर इस प्रकार के एक्विजिशंस लगवाते हैं, व्हेन यू एक्यूज़ मास्टर कि सर आपके क्लास से हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपके क्लास की कॉस्ट बेनिफिट क्या है, तो 2-2 मार्क में तो आपका रैंक ऊपर से नीचे हो जाता है। 2 मार्क में आपकी जीवन पूरी बदल जाएगी। अब प्रीलिम्स पास नहीं हो पाओगे और प्रीलिम्स फेल हो जाओगे। आईएएस की जगह आईआरएस मिलेगा, आईआरएस की जगह रेलवे मिलेगा और रेलवे की जगह कोई और ग्रुप भी सर्विसेज में चले जाओगे अगर 2 मार्क आगे पीछे हुए। आखिर में 2 मार्क और आगे पीछे हो गए तो शायद हो सकता है कि आप पूरी लिस्ट के ही बाहर चले जाओगे सर, ठीक है। तो अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर, ओपन योर आईज, ओपन योर ईयर्स एज वेल एंड ट्राई टू मेक रनिंग नोट्स व्हेन आई एम टीचिंग एज वेल। खैर चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, वो है बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 2001 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन द सील्स एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन स्कल्पचर्स। इनमें से कौन से एनिमल को हड़प्पा के यहाँ पे जो भी टेराकोटा की इमेजेस बनती थी, सील्स बनती थी, उसमें नहीं रिप्रेजेंट किया, नॉट है, ये याद रखेगा, नॉट रिप्रेजेंटेड, नॉट याद रखेगा सर, है ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये होगा कि उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है सर, ठीक है। नॉट 4 जानवर दिया है, एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर एंड काऊ। एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर एंड काऊ। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। दिस इज़ दी 5th क्वेश्चन एज फार एज आई रिमेंबर। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 और आप क्वेश्चन नंबर 5 के सामने आप लिखोगे कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए बताइए कौन सा जानवर है ना। 30 सेकेंड्स ही दे रहा हूँ सर, है ना, इसमें ज़्यादा है नहीं। इनफैक्ट ये भी मैंने आपको करवाया था, ये भी करवाया था, जानवरों की लिस्ट भी बताई थी, ये भी मैंने स्लाइड्स के थ्रू ही बताया था और वो भी मेरे क्लासेस के अंदर यहाँ यूट्यूब के ऊपर। प्लस के स्टूडेंट्स को तो आता ही होगा क्योंकि प्लस में तो डेडिकेटेड हमारे पास के लाइव क्लासेस में बच्चे आते हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा पाता हूँ सर, ठीक है, और उनके साथ इंटरेक्शन भी अच्छी तरह से कर पाता हूँ। बट ये जो प्रश्न है यहाँ पे कि सर आपके क्लास से सॉल्यूशन नहीं होता है, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते, तो उनके लिए तो काफ़ी ये ठीक मिल जाएगा। चलिए सर स्टॉप करते हैं यहाँ पे। एलिफेंट दिखता है, राइनोसरस दिखता है, टाइगर दिखता है कि नहीं दिखता है, और काऊ दिखती है कि नहीं दिखती है। याद करिए पिछले क्लासेस को एज ऑलवेज, और जब याद करोगे तो यहाँ पे आपको टेराकोटा का एक रेप्लिका दिख रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे टेराकोटा का एक रेप्लिका के अंदर यहाँ पे कौन सा एनिमल आपको दिख रहा है सर? विच एनिमल कैन बी सीन ओवर हियर? कैन वी सी अ काऊ ओवर हियर? कैन वी सी अ टाइगर ओवर हियर? कैन वी सी अ राइनो ओवर हियर? और कैन वी सी एन एलिफेंट ओवर हियर सर, ठीक है ना। तो अगर आप टेराकोटा का मॉडल देखोगे यहाँ जो खिलौने के अंदर है, उसमें से आपको इन 3 में से तो कोई एक नहीं दिख रहा है सर। चलिए सर ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक बुल लाइक एलिमेंट है, एक बुल लाइक बैल जैसा हमको कुछ दिख रहा है सर, ठीक है। उसके सिवाय सील्स, हड़प्पा की जो सील्स मिली है, वो सील्स में हमको कौन से एनिमल दिखे हैं सर, ठीक है। तो याद करिए पिछले क्लास के अंदर हड़प्पा की सील्स में आपको क्या दिखा है? बुल दिखा है, बुल, बैल मैंने आपको बताया था ज़ेबू कहते हैं, 1 हम्प बुल सर, ठीक है। याद आया कि नहीं आया? या आप याद करिए और भी पिछले क्लासेस को, और आपको मैंने एक हड़प्पा के सील के बारे में पढ़ाया था, और वो सील के ऊपर कौन से एलिफेंट्स, कौन से जानवर दिख रहे हैं। कैन वी सी एन एलिफेंट ओवर हियर? याद करिए, मन की आंखों से देखिए, ये हाथी है। कैन यू सी अ टाइगर ओवर हियर? यस, दे कैन सी अ टाइगर ओवर हियर सर, ठीक है। यहाँ क्या है? यू विल फाइंड अ बुल ओवर हियर सर। यहाँ क्या है? यू विल फाइंड अ राइनो ओवर हियर, आपको गेंडा दिख रहा है यहाँ पे सर, ठीक है।
और नीचे आपको डियर भी दिख जाते हो। खैर वो डियर अभी नहीं है क्योंकि वो टूट गया है सील से। पर सादी भाषा में हड़प्पा के सील्स के ऊपर कौन से जानवर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो पूछा गया है। व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू, यू हैव बीन आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन दी हड़प्पन सील्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर? ठीक है, क्या एनिमल नहीं दिख रहा है? एलिफेंट दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, राइनो। काऊ का कोई एविडेंसेस ही नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस दैट द हड़प्पन्स हैड डोमेस्टिकेटेड काऊ। याद रखेगा, और यही आपका राइट आंसर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? 5 प्रश्न कराया है मैंने, पांचों के पांचों आपके यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? I have solved 5 questions and they can directly be, I would say, answered from the questions that we have discussed in the yesterday's class। मतलब अभी तक के जो भी क्लास के अंदर सर। ठीक है, तो इसका 5 का है वो है राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो इसका 5 का ए होगा सर। ठीक है ना? तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का बी, 5 का ए सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में चले जाते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पन्स को लेके। यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट दिए है यूपीएससी ने। यहाँ पे क्या दिया है? क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट दिए हैं। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है भारत में सर। ठीक है ना? टर्न बाय टर्न सर। टर्न बाय टर्न का मतलब है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा सर। ठीक है, अपीयर्ड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, अर्बन कल्चर, आयरन प्लग, पंचमार्क कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। इसको भी बाय एलिमिनेशन, मतलब आप एक एक करके एलिमिनेट करोगे चीज़ों को तो सॉल्व कर पाओगे। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि रॉकेट साइंस की आवश्यकता होगी सर। ठीक है, देखिए गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क, आयरन कल्चर, आयरन प्लग एंड अर्बन कल्चर, मतलब लोहे का उपयोग सर। ठीक है, कोड्स आपको दिए गए हैं 3412, 3421, 4312, 4321, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो 42 का 1 करना है आपको। यहाँ पे मैं आपको चलो दे देता हूँ 45 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 45 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द क्लासेस इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। आयरन प्लग, हड़प्पन्स ने लोहे का उपयोग कब किया था? यह हड़प्पीय सभ्यता कैसी कल्चर थी? इट वॉज द फर्स्ट अर्बन कल्चर इन इंडिया। याद आया? मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन सर, है ना? हड़प्पीय सभ्यता जो है वो कैसी है? वो शहरी सभ्यता है। एंड बिकॉज इट्स एन अर्बन सिविलाइजेशन, हम लोग ये कहते हैं कि भाई इनकी सभ्यता के अंदर एक अद्भुत प्रकार का विकास भी हुआ है सर। ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया आपको? तो व्हेन वी सी दिस क्वेश्चन, हम लोग जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग जब इस प्रकार के प्रश्नों को समझने की कोशिश भी करते हैं सर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्बन कल्चर बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC सर। ठीक है, ये सबसे पहले आया है, ये याद रखिएगा सर, आपको भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो 4 से ही आपका सीक्वेंस शुरू होना चाहिए। तो A और B तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा सर। ठीक है, A और B तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो आपकी पॉइंट ही नहीं है सर। ठीक है, तो 4 तो आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ बोला गया है 3-4 पॉइंट, आयरन प्लग, पंचमार्क कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। अब आप याद करिए पिछले क्लासेस को और सबसे पहले क्लास को याद करिए। सबसे पहला क्लास का मतलब ये है कि जब मैंने आपको ये टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें क्रोनोलॉजी एक पढ़ाई थी सर। ठीक है, और क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करोगे तो ये टेबल को पढ़ाया था सर। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज दी अर्बन कल्चर इन इंडिया सर। ठीक है, और उसके बाद आयरन कल्चर की शुरुआत कब हो रही है? समझ में आ रहा है? 1000 BC के आसपास। सुनिए मेरी बात सर। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद जो सेकेंड पीरियड आता है वो क्या आता है? आयरन एज का पीरियड आएगा, जो लेटर वेदिक पीरियड और मेगालिथिक कल्चर जब साउथ में डेवलप हो रहा था उसके समकालीन है सर। ठीक है, मैं क्रोनोलॉजी में आऊँगा तो आके आपको पढ़ाऊँगा सर। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये टेबल से सॉल्व हो पा रहा था और ये टेबल मैंने सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था जब ये सीरीज़ को शुरू किया ना स्टैंडर्ड 12th की। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ द सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड 12th, उसमें ये पढ़ाया हुआ था सर। ठीक है, पर आप में से बहुत सारे गोलू बच्चे हैं जिनको लगता है कि मास्टर की जो पढ़ानी है टेक्निक है उसके अंदर से प्रश्न कहाँ सॉल्व होंगे सर, है ना? हम तो ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट है एंड बीइंग एन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट एक क्लास में ही हम लोग UPSC पास कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आपको, है ना? आपकी इंटेंशन को मैं दाद देता हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप इस हिसाब से सोचते हो सर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले, उसके बाद क्या आता है सर? ठीक है, आयरन प्लग।
लोहे के प्लग का उपयोग करना, ये सबसे सेकंड में आएगा सर सीक्वेंस में, मतलब 4-3-4-3। चलिए भाई ये तो थोड़ा ट्विस्टेड हो गया सर, ठीक है। फिर आता है सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स का इशू करवाना। आप लॉजिक लगवाइए कि इनमें से रेयर मेटल कौन सा है, विच इज़ द रेयर मेटल। रेयर मेटल का मतलब है कि जिसकी क्वांटिटी और जिसकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है सर। गोल्ड की कम है कि सिल्वर की कम है? गोल्ड की अवेलेबिलिटी कम है कि सिल्वर की अवेलेबिलिटी कम है? समझ में आ रहा है आपको? कॉइन्स इश्यू जब होंगे तो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मेटल होंगे, राजाओं के द्वारा यूज़ किए जाएंगे नो डाउट, बट कब किए जाएंगे? कौन सा मेटल सबसे पहले मिलेगा? जिसकी क्वांटिटी अच्छी है उसको वो मेटल पहले मिलेगा, कि जो मेटल बहुत रेयर मिल रहा है उसके कॉइन्स इशू करने शुरू कर दिए राजाओं ने? तो एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन गुड नंबर उसकी इशू पहले होगी। सिल्वर एक ऐसा कॉइन है जो करीबन 6th सेंचुरी BC में ऑनवर्ड से हमको दिख रहा है, 5वीं-6ठी शताब्दी के बीच में, 5th and 6th सेंचुरी BC। पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, महाजन पद बनेंगे ना जब भारत में 16, तब ये सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स पोस्ट मौर्यन पीरियड में इशू होते हैं। पोस्ट मौर्यन का मतलब ये है कि समवेयर इन दी 200 BCE ऑनवर्ड्स। समझ में आ रहा है? इंडो ग्रीक्स करके एक डायनेस्टी आपको दिखेगी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, उसके द्वारा ये सिल्वर कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स को यूज़ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4-3, फिर ये इस तरह से सर, ठीक है। तो 4-3-2-1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 6 जो है, या क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसका आंसर जो है वो डी है। 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए, मतलब 12 मार्क। मेरे क्लासेस से मैं इतना दावा कर सकता हूँ, अगर आप इस तरह से NCERT को अप्रोच करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस लॉजिकली। 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ आई गेस 7-8 क्लासेस यू हैव अटेंडेड। 1-1.5 घंटे के सेशन होते हैं। UPSC में उतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर इतना भी टाइम नहीं दोगे तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? खैर, ये तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे यही NCERT के सेशंस को अटेंड करने के द्वारा। लॉजिक से सॉल्व करवाऊंगा। जो क्लासेस के अंदर समझाया हुआ है वर्बली, मैं कुछ चीज़ें रीडिंग बिटवीन द लाइंस करवाता हूँ। आपको भी पता चल गया होगा कि प्रतीक नायक जो भी पढ़ा रहा है वो वर्बेटिमली नहीं पढ़ा रहा है, वो काफ़ी सारी डिस्कशन के साथ टॉपिक्स को समझा रहा है। और वही टॉपिक्स को अब मेंस के क्वेश्चन में देखते हैं। 2 प्रश्न अभी तक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दे हैव आस्क्ड यू 2 क्वेश्चन, है ना? ये तो मॉक क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। फूड आइटम्स अवेलेबल टू द हरप्पन सिटीज़ एंड आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। आगे चलते हैं मॉक क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला है 2014 की मेंस के अंदर, ये GS 1 के अंदर आपको पूछा गया था। क्या बोला गया है? टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, सुनिए मेरी बात, ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। 2014 में क्यों पूछा गया था पता है? क्योंकि 2014 में नई सरकार आई थी और उस टाइम पे एक नया कंसेप्ट बहुत पॉपुलर किया गया था, वो है स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट। ये जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था, इसी के बेसिस के ऊपर से इनफैक्ट भारत में जो नगरीकरण है, मतलब अर्बनाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको कैसे डील किया जाना चाहिए, उसको लेके इनफैक्ट काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू करवाई गई थी। उसको लेके काफ़ी सारे हम लोग कहेंगे कि ओपिनियंस इशू करवाए गए थे सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। और उन्हीं के बेसिस के ऊपर से आपको ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपको इसको आंसर करना है कि इसमें से किस तरह से हड़प्पा सभ्यता हमको मदद कर सकती है सर, ठीक है ना? टू वॉट एक्सटेंट दी हड़प्पन्स कैन प्रोवाइड सर, है ना? आपको एक मॉक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर वो भी बताऊँगा, और उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो वो भी बताऊँगा सर, ठीक है ना? ये जो प्रश्न है 2014 की GS पेपर 1 के अंदर मेंस के अंदर पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रश्न को अगर आप पढ़ते हो तो क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो? टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड प्रेजेंट डे, मतलब किस तरह से वो मदद रूप कर सकता है सर, ठीक है ना? उसको तोड़ दीजिए। 2 पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है कि अर्बन प्लानिंग में कैसे मदद रूप कर सकता है, दूसरा हड़प्पा कल्चर आज के समय पे हमको कैसे जीना सिखा सकता है सर, ठीक है ना? प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के अंतर्गत सर, ठीक है।
तो कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो 3 पार्ट के अंदर आप डिवाइड करोगे। पहला होगा द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आप लिखोगे कि हड़प्पीय सभ्यता क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते थे उसको, उसके पीछे के कारण क्या है और उसकी अर्बन फीचर्स क्या है। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पिछले क्लासेस में। मोहनजोदड़ो को जब पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत यही चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवा रहा था कि इसका अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट को लिंकअप करिए सर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है उसका, वो है बॉडी का पोर्शन आता है। कोई भी प्रश्न आता है तो सेकेंड पोर्शन इज रिगार्डिंग द बॉडी पोर्शन। और बॉडी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि अर्बन प्लानिंग के जो फीचर्स आज की तारीख में है वो हड़प्पन कल्चर में कैसे इनपुट्स दे सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं सर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और आखिर में हम लोग इनफैक्ट कंक्लूजन में उसको थर्ड पार्ट के अंदर डिवाइड करके लिखेंगे कि हाउ इट कैन बी हेल्पफुल, ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है सर, ठीक है, और उसको किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, दिस आर द 3 पॉइंट्स जिसको मोटे मोटे तौर के ऊपर आप लिख सकते हो। अब ये जो प्रश्न है करीबन 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना था। यू आर सपोज टू राइट इन 150 वर्ड्स, अब मैक्सिमम 200 वर्ड्स तक आप जा सकते हो। आंसर राइटिंग का एक ट्रेंड है। अब आप देखिए कि इसको करंट अफेयर्स के साथ लिंकअप करके देखना है। करंट अफेयर्स का मतलब जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम भारत सरकार अभी भी चला रही है। खैर सिटीज़ अब स्मार्ट नहीं रहे हैं, आपको भी पता है कि सिटीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन और उसकी कितनी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये GS1 के अंदर एक टॉपिक है, इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। आप देखोगे ना आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक डाला गया है, आप उसके साथ भी लिंकअप कर सकते हो। यू कैन लिंक इट अप विद दैट टॉपिक एज वेल सर, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। पहले ये आंसर को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कि जब ये प्रश्न की आप शुरुआत करोगे तो आप लिखोगे कि व्हाट वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल अबाउट, अर्बन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। मतलब इसमें आप इंडस लिख दीजिएगा सर, एक ही है दोनों के दोनों, और इसकी खासियत क्या है सर, ठीक है ना। अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन के फीचर्स आप देखोगे और आप बताओगे कि इट वाज द फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन जहाँ बड़े बड़े सिटीज़ थे। उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि ये शहरों के अंदर लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी थी। हमने देखा था मोहनजोदड़ो के अंदर या इवन चाणूदरो के अंदर, जो एक छोटा सा शहर था बट उसमें डेंसिटी काफ़ी थी और काफ़ी बड़ी साइज ऑफ सिटीज़ भी मिल जाता है, विच रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंट डे सिटीज़। सो द स्केल ऑफ द सिटीज़ वर, आई वुड से, वेरी सिमिलर टू द सिटीज़ विच वर एग्जिस्टिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर आज के शहरों से काफ़ी मिलजुल करते हैं क्योंकि उनका स्केल सेम है। आज तो खैर 150 करोड़ की आबादी है हमारी, बट उस टाइम पे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में, लाखों में संख्या थी आबादी, पॉपुलेशन वॉज इन लैक्स। और उसमें भी कुछ कुछ शहरों के अंदर आप पकड़िए 30,000 40,000 की पॉपुलेशन रह रही है, तो उसका रेशियो सिमिलर हो जाएगा। सो द रेशियो ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज़ कैन बी कंपेयर टू द इंडियन सिटीज़ इन द प्रेजेंट डे एंड हेंस दे कैन गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट सर, ठीक है। अब हड़प्पा की जो अर्बन प्लानिंग के जो फीचर्स है, ये पूछा गया ना ये पोर्शन सर, ठीक है, उसको आप हाईलाइट करके बताओगे कि हाउ दी Harappan features were actually in fact very smart and how they can be useful. So we can say the Hadappans reflected a centralized planning authority. The Hadappan cities had a grid layout. The Hadappans roads were cutting at the right angles. The Hadappans had the road and the drainage system which were overlapping each other. हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि इन्होंने जब रास्ते बनाए तो नीचे ही ड्रेनेज लाइन को खोद दिया था। इनके यहाँ पे कहीं कहीं पे हमको लैंप पोस्ट के एविडेंसेस भी दिखे, कुछ कुछ शहरों में हमको खंबे मिले हैं सर, है ना, और ये लैंप पोस्ट के रूप में यूज़ होते थे। ये हड़प्पन्स ने इनफैक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया था। इन्होंने ड्रेनेज लाइन्स को रस्तों के नीचे बनाया था। इन्होंने यूनिफॉर्मिटी रखी थी और इनके वाटर मैनेजमेंट को तो हम लोग क्या बताए, माशाल्लाह सर, ठीक है, हमने पढ़ा था। वी हैड डिस्कस की द वाटर मैनेजमेंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज एट पार विथ एनी ऑफ द अर्बन सिटीज एज ऑफ नाउ। सो द इंडस सिटीज़ और द अर्बन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज वेरी, आई वुड से, ग्रेट। उसके फीचर्स लिख दिए आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। उसमें आप लिख सकते हो कि द सिटीज़ ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर बेस्ड ऑन द रिवर बैंक्स बट दे मेड श्योर दैट द फ्लडिंग नेवर टुक प्लेस। इवन व्हेन द फ्लडिंग टुक प्लेस दे यूज्ड टू हैव द फ्लड डिसेमिनेशन टेक्निक, जहाँ इन्होंने एम्बैंकमेंट वॉल बनाए। इन्होंने इनफैक्ट घरों के अंदर जो डिज़ाइन बनाए उसमें यूनिफॉर्मिटी रखी, जिसके कारण एस्थेटिक सेंस ऑफ ब्यूटीज़ काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही। इन्होंने सिटीज़ को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, वेयर द सिटाडेल वॉज एस्टैब्लिश इन द वेस्टर्न पार्ट वेयर द रूलिंग क्लास वॉज प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। वॉच टावर इन्होंने बनाए थे सर, ठीक है। वी फाइंड सम काइंड ऑफ रिफाइनमेंट स्ट्रक्चर्स लाइक असेंबली हॉल्स और द ग्रैनरीज। हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में ग्रैनरी मिलती है, जो दर्शाता है कि इनके यहाँ पे अगर फमाइन हो गया, खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई, तो शहर के अंदर से ही सप्लाई लाइन हो सकती है सर।
इन्होंने ग्रेट बात बनाया सर, जो दर्शाती है कि सोसाइटी को अगर रिचुअल्स करने जाने हैं, कुछ फंक्शंस करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं सर, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि हड़प्पन्स हैड अ टेस्ट ऑफ कल्चरल एनहांसमेंट, हड़प्पन्स हैड अ टेस्ट ऑफ एस्थेटिक सेंस, हड़प्पन्स न्यू that the ruling class needs to be provided with some kind of facilities and securities, and hence the Harappans designed the cities in such a way where the urban planning was, I would say, very much great in sense. Getting my point or not? We find the Harappan culture can be seen in the form of pottery, and the Harappan pottery resembles the present day pottery. Red and black ware को याद करिए, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? This pottery style can be similar to the modern day pottery. Even the modern day pottery is not, I would say, aesthetically beautiful like the Harappan pottery was. हड़प्पा के वहाँ पे जो पॉटरी थी वैसी तो आज की मॉडर्न डे पॉटरी भी नहीं है सर, ठीक है। इनफैक्ट हड़प्पन्स ने जो सील्स का यूज़ किया था, द सील्स कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट डे कल्चर। बच्चे इनफैक्ट आज की तारीख में कुछ ना कुछ फालतू की गेम खेलते रहते हैं, इससे अच्छा सील्स बिल्स ऐसी कुछ चीज़ें बनाए सर, ठीक है। ज्वेलरी बना रहे हैं, इन्होंने टाइल्स का यूज़ किया था बाथरूम के अंदर सर, पक्के मकान बना रहे हैं, और इनके सिटीज़ के अंदर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन थी। दे हैड हाईली डेवलप्ड स्क्रिप्ट एंड दे शोज वेरी ग्रेट डिग्री ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि सांस्कृतिक रूप से हड़प्पन्स बहुत ही अद्भुत थे और बहुत आगे निकल गए थे। इन सब के फीचर्स जो हड़प्पन कल्चर थे, उसको जब आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट के ऊपर लिंकअप करोगे, कहाँ पे लिंकअप करोगे? प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो आप बताओगे कि व्हाट आर द इश्यूज in the present day urbanization sir, what are the problems in the present day urbanization? तो ये जो फीचर्स है ना, फीचर्स ऑफ द अर्बन प्लानिंग मैंने आपको बताया, एंड फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर, इसमें से आप कुछ चीज़ें यहाँ से लिंकअप करोगे और कुछ चीज़ों को आप बोरो कर दोगे। आप बताओगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं और किन किन चीज़ों से हम लोग गेन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं सर। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल दिस पॉइंट्स, है ना। प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए पूरी सीरीज़ को, उसमें कहीं ना कहीं स्केटर्ड दिखेगा, पर क्वेश्चन तो कंसोलिडेट करके लिखना पड़ेगा ना। यू आर सपोज टू राइट द क्वेश्चन इन अ वेरी कंसोलिडेटेड वे। तो जब कंसोलिडेटेड वे के अंदर जब हम लोग क्वेश्चंस को लिखेंगे तो ज़रूर से आपको ये प्रश्न दिख जाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड द अर्बन प्लानिंग, वी सी द अर्बन कल्चर, वी फाइंड द कल्चर ऑफ द हड़प्पन्स, एंड देन वी कंपेयर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको यही करना है, पहले आप हड़प्पा के फीचर्स लिखोगे और उसके बाद लिखोगे हाउ इट दे कैन प्रोवाइड द इनपुट्स, और इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए आप आज के मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स लिख दोगे कि भाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय द मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन। द मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन के अंदर किन किन प्रकार के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन करते कराते हालत ख़राब हो गई है सर, ठीक है। और मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन में बहुत हैपजार्डनेस भी हो रही है सर, ठीक है। तो आप इसके अंदर से हाईलाइट कर दोगे 3-4 पॉइंट्स को सर, ठीक है। सो हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी यूजफुल इन द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो आप क्या लिखोगे? यू विल सी द सर्टेन प्रॉब्लम्स, यू विल हाईलाइट द सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर एक्चुअली इन फैक्ट फेस्ड बाय द इंडस वैली इन द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन सर, ठीक है। आज के आधुनिक युग के अंदर जो भी इनफैक्ट अर्बनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। हड़प्पा के सिटीज़ के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन था, हमने पढ़ा था कि इनके टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत सिस्टम थी, हर एक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता था। हियर वी सी हैपजार्ड डेवलपमेंट, देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिटीज़। आज के भारत के सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे प्लानिंग ही नहीं है, हो रहा है तो वो भी आधा अधूरा हो रहा है, एंक्रोचमेंट हो रहा है। आपने देखोगे रास्ते इधर उधर जा रहे हैं सर, ठीक है ना। वी फाइंड दैट देर आर मल्टी एजेंसीज हु आर वर्किंग इन द सिटीज़ मैनेजमेंट। आज के शहरों के अंदर सबसे बड़ा एक ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है। वाटर के लिए अलग एजेंसी काम कर रही है, रास्तों के लिए अलग एजेंसी काम कर रही है, ये क्या है, ट्रैफिक के लिए अलग एजेंसी काम कर रही है, लाइटिंग के लिए अलग एजेंसी काम कर रही है। तो उसके कारण प्रॉब्लम होते हैं कि नहीं होते? वी फाइंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर बीइंग रेज्ड। तो हड़प्पा की सिटी से हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर वहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, याद करिए देयर वाज अ सिंगल स्टेट अथॉरिटी जो इन लोग को गाइड करता था कि ये सब चीज़ें आपको करनी है। हड़प्पा के वहाँ पे अगर आप याद करोगे तो हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया था कि इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, इनके यहाँ पे इनफैक्ट जो अथॉरिटी थी वो काफ़ी डोमिनेटिंग थी। डोमिनेटिंग का मतलब ये है कि वो बोल देती थी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, यू आर सपोज टू डू दैट, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी आपको मैं कहूँगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको डेवलपमेंट दिखेगी, जो इनफैक्ट है ना भारत के अंदर आज की तारीख में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी एजेंसीज़ काम कर रही है ना, तो कभी कभी आप वाटर सप्लाई के लिए कहीं पे पूछने जाओगे, बोलेगा कि ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और का है। फिर सॉलिड वेस्ट के लिए किसी और का काम है, ड्रेनेज मैनेजमेंट के लिए किसी और का काम है, घर के अगर स्ट्रीट लाइट बंद होगी किसी और का काम है, विद इन दी कॉरपोरेशन और द नगर पालिका जहाँ पे भी रह रहे हो सर, ठीक है।
हड़प्पा में सेंट्रलाइजेशन था, उसके कारण काफ़ी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ भारत के अंदर अब ज़्यादातर जो सिटीज़ बन रहे हैं बहुत ही स्केटर्ड बन रहे हैं। स्केटर्ड का मतलब ये है कि दूर दराज में बन रहे हैं। हड़प्पा के सिटीज़ कैसे हुआ करते थे, कॉम्पैक्ट सिटीज़ हुआ करते थे सर, ठीक है ना। सो हड़प्पन्स फॉलोड द मॉडल ऑफ कॉम्पैक्ट सिटीज़, और जो कॉम्पैक्ट सिटी का मॉडल आप जब फॉलो करते हो हड़प्पन सिटीज़ के अंतर्गत, तो वो आज की तारीख में भारत में बहुत हाईली यूज़फुल है, क्योंकि आप जब छोटे एरिया में रहते हो डेंसिटी थोड़ी हाई होती है, पर आपका ट्रांजिट टाइम बच जाता है, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है सर, ठीक है ना। तो जितनी डेंस थोड़ी मतलब मीडियम डेंसिटी, ऐसा नहीं कहूँगा कि एक रूम के कमरे में 50 लोगों को रहना चाहिए, पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यार कॉम्पैक्टनेस इन द सिटीज़ विल हेल्प इन द ट्रांजिट टाइम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाते जाते 2-2 घंटे लग जाते हैं सर, ठीक है। जैसे आप मुंबई पकड़ लीजिए सर, है ना। आप मुंबई को देखिए कि इफ़ यू आर स्टेइंग इन द सबर्ब्स मतलब थोड़े दूर के विस्तार में, आप मलाड क्रॉस करके या आप पकड़ के चलिए बोरीवली क्रॉस करके आगे रह रहे हो दहीसर साइड या मीरा रोड साइड, अब वहाँ से आपको जाना है चर्च गेट या कुलाबा साइड सर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, या विरार की तरफ रह रहे होंगे तो वो तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है, और मुंबई इतना ऑलरेडी डेंस है। या आप मेरा आई स्टे इन अहमदाबाद सर, ठीक है। तो अहमदाबाद में भी यही है कि ईस्ट अहमदाबाद और वेस्ट अहमदाबाद 2 पार्ट में है, बीच में साबरमती नदी निकलती है। अगर इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी टू अदर एंड, इट विल ऑलमोस्ट टेक अराउंड 2 आवर्स, है ना, 1.5-2 घंटा लग जाएगा पीक ट्रैफिक टाइम के ऊपर सर, है ना, सिटी को क्रॉस करते करते। इतनी सारी आपकी वो हो गई है, स्केटर्ड है सर, है ना। और कॉम्पैक्टनेस होती है, पॉपुलेशन को अगर आप जोनिंग करके बिठाते हो, पॉपुलेशन को आप पूरा सेटल करते हो सर अच्छी तरह से सर, ठीक है। तो जोनिंग करके आप जब रेसिडेंशियल जोन को आइडेंटिफाई कर पाओगे सर, ठीक है ना, लैंड यूज़ के पैटर्न के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा ये होगा कि रेसिडेंस प्लस ऑफिस दोनों की दोनों नज़दीक आ जाएगी सर। और इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाएगा सर, ठीक है। हड़प्पन्स ने भी यही किया था, इनके मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ दूसरे जगह पे डेवलप किए। हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, दी मैन्युफैक्चरिंग क्लास डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज़, वो दूसरे रीजन में बनते हैं सर, ठीक है। आज के यहाँ पे एंक्रोचमेंट होते हैं, हड़प्पा की सिटीज़ में एंक्रोचमेंट नहीं होता था। आज के यहाँ पे शहरों के अंदर रास्ते आपने देखा होगा, खुदा है ना, कल खुदा है, इधर खुदा है, जिधर देखो उधर खुदा ही खुदा है सर, ठीक है ना। तो एक शायर कहता है ना कि इधर खुदा है उधर खुदा है, जिधर देखो उधर खुदा ही खुदा है, जिधर नहीं खुदा है उधर कल खुद जाएगा सर, ठीक है ना। क्योंकि आज के हमारे यहाँ पे ये एट टाइम्स प्रॉब्लम होता है अर्बनाइजेशन के अंतर्गत कि शहरों के अंदर जब आपकी डेवलपमेंटल काम होते रहते हैं तो क्वालिटी ऑफ रोड्स टूट जाते हैं, बारिश में टूट जाएंगे। आप देखोगे तो ये ड्रेनेज लाइन डालते समय ध्यान नहीं रखा जाता है। तो हड़प्पन्स ने काफ़ी इंटरेस्टिंगली बनाया था, क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं कि जब रास्ते बनाते हैं, हम लोग ड्रेनेज लाइन का डिज़ाइन करते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, रास्ते बना देते हैं, फिर याद आता है कि यार ड्रेनेज डालना भूल गए सर, है ना। फिर 2 साल के बाद उसको खोदेंगे, फिर नया ड्रेनेज लाइन डालेंगे। हड़प्पन से सीखिए, ये दोनों के दोनों साथ में कर रहे थे। हड़प्पन्स ने वाटर मैनेजमेंट किया, हड़प्पन्स के हर एक घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था सर। आज के शहरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। अब जाके नए नए बिल्डिंग गाइडलाइंस आए हैं, अब जाके इनफैक्ट बिल्डिंग के डिज़ाइंस के अंदर बोला गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। कोई भी नया प्लान पास नहीं होगा जब तक आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना हो सर, ठीक है ना। इनफैक्ट भारत में जितने भी घरों का डिज़ाइन हो रहा है उसमें बहुत ही असिमेट्रिकल डिज़ाइन है। असिमेट्रिकल मतलब एक यूँ जा रहा है, एक यूँ जा रहा है, एक यूँ जा रहा है। तो उससे क्या होता है, एट टाइम्स आप नेचुरल एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते हो और सनलाइट का यूज़ नहीं कर पा रहे हो सर, है ना। सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहे हो सर, है ना। कितने घरों के अंदर सोलर पैनल लगाई है आज की तारीख में सर, आप देखोगे बहुत मिनिमम घर है सर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हड़प्पा के घरों के अंदर आपको डिज़ाइन दिखेगी, हमने देखी थी कोर्टयार्ड वाली डिज़ाइन, याद रख रही है सर, ठीक है ना। कोर्टयार्ड में घरों के अंदर बीच में एक आंगन होता था, दैट वाज ओपन टू स्काई। आज के घरों में प्राइवेसी का एक इशू है, हड़प्पन्स के वहाँ पे प्राइवेसी का भी इशू नहीं था। हमने देखा था कि उनके घरों के जो दरवाजे हैं वो मेन रोड के ऊपर ना खुलते हुए साइड के ऊपर खुलते थे, सो दैट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो पाएगा, प्राइवेसी भी रहेगी, क्लीनलीनेस भी रहेगी। आज के अर्बनाइजेशन के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे शॉर्टेजेस ऑफ टॉयलेट्स है, लोगों को कहीं और बाहर शौच में जाना पड़ रहा है। इसके लिए स्वच्छ भारत कैंपेन चलवाना पड़ा। हड़प्पन्स वर द फर्स्ट वंस टू मेक द टॉयलेट्स इन द हाउसेस। उन्होंने अपने घरों के अंदर ही टॉयलेट बनवा दिए थे, बोले बाहर नहीं जाएगा कोई सर, ठीक है, शौचालय के लिए। तो इन सब चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है। आपको बोला क्या गया, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में कैसे इनपुट दे सकता है, हाउ इट कैन प्रोवाइड द इनपुट सर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपके आने चाहिए। हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा के वहाँ पे जो घर हुआ करते थे उसमें रिक्रिएशनल एरियाज थे, घरों के अंदर भी रिक्रिएशनल एरियाज थे और शहरों में हुआ करते थे। देयर वर रिक्रिएशनल एरियाज इन द सिटीज़ एंड ऑल्सो इन द हाउसेस।
जैसे ग्रेट बात हो गया, ग्रेट बात इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्रिएशनल एरिया। जैसे आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको मोहनजोदड़ो में एक असेंबली हॉल दिखता है, बड़ा सा एक हॉल दिखता है, कहते हैं कि वहाँ पे एमपीएससी की तैयारी करते होंगे लोग, मोहनजोदड़ो पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। खैर चलिए, है ना, मजाक कर रहे हैं, बट कहने की बात मेरी ये है कि हड़प्पन्स ने जो भी चीज़ों का निर्माण कराया है उसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को, मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ से थोड़ा बाहर निकल के कुछ और कार्य इंसान कर पाए, उसको ऊपर भी उन्होंने फोकस किया। आज के मॉडर्न डे हम लोग जब हाउसेस को देखते हैं तो उसमें ये चीज़ भी देखने को नहीं मिलती है सर, ठीक है। भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे लो क्वालिटी का है, पॉल्यूशन है, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है। हड़प्पन्स का पानी देखिए कितना बढ़िया हुआ करता था कि नहीं था सर। हड़प्पन्स यहाँ पे वाटर को मैनेज करते थे अच्छी तरह से, नदी से लेके आते थे, कुएं से लेके आते थे। उनके समय की टेक्नोलॉजी को अगर आप आज की तारीख में रेप्लिकेट मत करिए पर उनसे सीखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऐसी ड्रेनेज लाइन बनाई कि वैसी की वैसी ड्रेनेज लाइन आज हमको बनाने की आवश्यकता है, बट एटलीस्ट वी कैन लर्न फ्रॉम देम ना, उनसे कुछ सीख तो सकते हैं ना हम। ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो हमको आज के भारत में प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पॉपुलेशन क्राइसिस से लेके भी है, प्लानिंग के लेके भी है, वाटर मैनेजमेंट को लेके भी है, सॉलिड मैनेजमेंट को लेके भी है। यहाँ के सिटीज़ के कल्चर जो है उसकी वैल्यूज़ पूरी तरह से डिग्रेड हो गई है। सिटीज़ हाई एनर्जी कंज्यूम एरिया बन गए, मतलब इतनी वो खाते हैं चीज़ों को, खाने का मतलब ये है कि दे कीप ऑन कंज्यूमिंग थिंग्स, है ना। आप देखिए पेट्रोल को देखिए, शहरों में लोग ट्रैवल करते हैं, घर यहाँ पे होगा, अपने ऑफिस 20 किलोमीटर दूर होगी। हड़प्पन्स ने छोटे शहर बनाए और जहाँ बनाए वहाँ फैक्ट्री साइट्स बनाई, जैसे चाणूदरो बना दी, लोथल बना दिया, है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन भी कर पाए, एक्सपोर्ट भी कर पाए सर। तो हमने स्पेशलाइज सेंटर्स बनवा पाए आज की तारीख में शहरों के अंदर। तो अब आवश्यकता है कि भारत जब नए शहरों को बनाए तो उसमें पश्चिम की तरफ जाने की जगह अपने गिरबान में झांक के देखे, रेदर दैन लुकिंग फॉर द वेस्टर्न कल्चर एंड द वेस्टर्न आइडियाज़। मतलब देखते हैं ना कि भाई यूरोप में ऐसे शहर बन रहे हैं, अमेरिका में ऐसे बन रहे हैं, अरे भाई यहाँ पे भी बनते थे, यहाँ से भी सीख जाइए, यहाँ से भी चीज़ों को देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हड़प्पन्स के वहाँ पे जो चीज़ें बन रही है वो भी सीखने लायक है। और ये सब प्रॉब्लम्स आज की तारीख में जो हो रहे हैं वो हड़प्पन्स ने उस टाइम पे सॉल्व किए थे। हड़प्पन्स ने सिंगल एजेंसी के द्वारा पूरी सिस्टम को चलाया था, इसके लिए प्लानिंग बहुत बढ़िया रहा। करीबन 600 साल तक एक राज्य था, मैंने आपको बताया था सिंगल स्टेट का कंसेप्ट, याद करिए पॉलिटी के अंदर सर, है ना, पढ़ा हुआ है सब कुछ। अरे भाई साहब मैं मुख्य परीक्षा के लेवल का करवा रहा हूँ और ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है सर। ये एक प्रश्न है, ऐसे तो बहुत से क्वेश्चंस आपको मेरे क्लासेस के थ्रू मिल पाएंगे अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हो। आप सब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट करते हो, जो यूपीएससी की तैयारी में कभी भी पॉसिबल नहीं है सर। आप लोग ऐसा सोचते हो कि हमको कोई चम्मच से निवाला खिलवा देगा या थाली पिरस के देगा। थाली पिरस के मैं दे दूंगा बेटा, पर खाना आपको पड़ेगा। थाली मैं आपको सजा के दूंगा, वो मैं आपकी गारंटी देता हूँ सर। वो यहाँ मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आओगे, आपको एब्सोल्युटली प्रीवियस ईयर्स के एक एक क्वेश्चन करेंगे, इंक्लूडिंग मैं आपको मॉक क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कुछ कुछ, जहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि यार प्रश्न कहाँ से बना जा सकता है और भी क्वेश्चन कहाँ से बनाए जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? तो इन चीज़ों से बाहर आ जाइए सर कि सर ये कैसे अटेम्प्ट करें। सोचिए, अब अपने दिमाग को लगाइए, आप लॉजिक लगाइए, आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ से भी हो सकता है, दिस कैन बी एन ऑप्शन वेयर द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, है ना। वेरी इंटरेस्टिंगली डन सर। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? सो हम लोग जब जब हड़प्पन्स की बात करेंगे, जब जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जब जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ, किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे चल रही है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो आज का जो प्रेजेंट डे एरा है वो स्मार्ट सिटीज़ का एरा है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होना चाहिए, जहाँ पे हम चाहते हैं कि इनफैक्ट है ना सिटीजन्स के लिए फ्रेंडली अप्रोच रहना चाहिए। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में पूरा जीवन ना बिता दें सर अपने शहर के अंदर ही, तो कॉम्पैक्ट सिटीज़ बनाने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के भारत के अर्बन कल्चर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, क्या बात कर रहा हूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इनफैक्ट आप हड़प्पीय सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। क्योंकि हड़प्पन्स वर दी वंस जो कहते हैं वोकल फॉर लोकल। इन्होंने जो भी घर बनाए थे उसमें उन्होंने ध्यान रखा था
कोई बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करवाई जाए, महंगी पड़ जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म तक। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले बाहर वेस्टर्न, अच्छा उसने कांच के घर वाले बिल्डिंग बनाए, हम भी ऐसा बनाएंगे। अरे भाई, वो कांच का घर वेस्टर्न कंट्रीज़ में अच्छा लगता है। कांच का घर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है। वेस्टर्न मतलब मैं नॉर्दर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, 23.5 के ऊपर वाले जितने भी है ना कंट्रीज़, उसके ऊपर सर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर के जितने भी कंट्रीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ग्लास बेस्ड आर्किटेक्चर ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है और वहाँ पे थोड़ा ग्लास होगा तो सनलाइट आएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, तो आपका घर गर्म रहेगा, बिल्डिंग गर्म रहेगा, थोड़ी गर्मी रहेगी। भारत ऑलरेडी ट्रॉपिकल एरिया में आया हुआ प्रदेश है, उसमें आप ग्लास बेस्ड फसाड बना रहे हो, यू आर मेकिंग एन आर्किटेक्चर विच इज़ ग्लास बेस्ड। व्हाट इज़ द पॉइंट फॉर दैट? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? समझे? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको हड़प्पन से सीखने चाहिए। तो इसका जब कंक्लूजन करेंगे ना, व्हेन विल बी कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, सुनिए मेरी बात, तो आपको कंक्लूजन के अंतर्गत ये चीज़ बहुत क्लियर कट रहनी चाहिए और आपको इसका आइडिया भी क्लियर रहना चाहिए कि इसको आप कैसे डील कर रहे हो, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट सर। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो बेसिस है, आप जब इंडस सिविलाइजेशन का बेस बनाओगे तो आपको इस तरह से एक अप्रोच बेस चलने की आवश्यकता होगी सर। जब तक आप इसको अप्रोच बेस नहीं चल पाओगे सर और इसको लिंक नहीं करोगे प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स के साथ, तो इसका आपका आंसर अधूरा रहेगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं ना दोस्त, द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्चुअली गिवन यू इन दिस इज़ मोर देन इनफ टू राइट 200 वर्ड्स। पर क्या समझाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, बट इसमें से आप मोटे मोटे पॉइंट्स को लिखोगे एक फ्रेम बना के, तो आप आराम से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ लिंकअप करते हो, उसको फाइनल एंड कर सकते हो सर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये जो प्रश्न है, आप मुझे बोल रहे हो कि सर आपके क्लासेस से कहाँ सॉल्व हो पाएगा सर, ठीक है ना? तो मेरे क्लासेस से सॉल्व आपको यहाँ से दिखेगा। तो एक लेक्चर लिया था, वो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी अर्बनाइजेशन की कहानी क्या है और इनके अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर करवाया था सर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंगली करवाया था। तो वो क्लास अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको इन सब के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कुछ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्शन मैं दूंगा, आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? दिशा मैं दिखाऊंगा, मैं आपको पहले से कह देता हूँ, पर दिमाग आपका होगा सर। ठीक है, मैं वहाँ लिखने नहीं आने वाला हूँ, ना ही मैं वहाँ पे सॉल्व करने आ रहा हूँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे आंसर लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि आप लोग लिखोगे सर, पर मैं आपको जिस हिसाब से वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराना चाहता हूँ, वो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आ जाना चाहिए, सो दैट कोई भी प्रश्न आए, द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन। मैं ये कह नहीं पाऊंगा कि यही डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन आएगा, बट दे कैन आस्क यू इन मल्टीपल डायरेक्शंस एज वेल। तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई करके उसको आंसर कर पाओगे सर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रश्न था आपका कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन कल्चर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन सर, है ना? तो ये 2014 में आया था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आराम से लिख पाओगे, इतने मसाले पॉइंट्स दे दिए मैंने आपको। अच्छा, आप क्या करिए, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखिएगा, या इसके आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, टाइप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, सो दैट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपका दिमाग चलेगा सर। ठीक है, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंगली ये एक और प्रश्न पूछा गया है, 2015 की मेंस में आया था, कंसेक्यूटिव प्रश्न है, और आपको बोला गया है कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to present day. Comment. क्या बोला गया है कि प्राचीन भारत की 3 सभ्यता या प्राचीन विश्व की 3 सभ्यता, ग्रीस, मेसोपोटामिया और इजिप्ट से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो सभ्यता है थोड़ी अलग थी, अपने संस्कृति को लेके, अपनी परंपराओं को लेके। एंड इनकी संस्कृति और परंपरा आज की तारीख में भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वी आर स्टिल फॉलोइंग द कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट डेवलप्ड इन द इंडस सिविलाइजेशन। ये प्रश्न उसी के साथ लिंकअप करना है।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब हड़प्पन एज से लेके आप उसके बाद आप पकड़ोगे तो यू लिंक अप विद दी जैनिज्म बुद्धिज्म एंड देन यू लिंक अप विद द मौर्यन पीरियड एज वेल और द गुप्ता पीरियड एज वेल सर, ठीक है। पर मेसोपोटामिया, ग्रीस और इजिप्ट जो है मतलब ये जनरली आप पकड़ के चलिए कि पोस्ट हड़प्पन और हड़प्पन पीरियड और उसके बाद वाले जितने भी पीरियड्स आ रहे हैं उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो सर, ठीक है। अब आप याद करिए ये प्रश्न को कि हम लोग मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ग्रीस, मेसोपोटामिया की सभ्यता याद आई आपको? इजिप्ट की सभ्यता याद आई कि नहीं आई सर? ठीक है, आप याद करिए मेरे क्लासेस को सर। और मैंने आपको ये चारों की चारों सिविलाइजेशन के बारे में, ग्रीस के बारे में नहीं पढ़ा है क्योंकि ग्रीस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रश्न में आपको डायरेक्टली पूछा गया था, तो आप याद करिए इनफैक्ट टॉपिक्स को पिछले क्लासेस के अंदर। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसका इनफैक्ट बेस जो है बहुत सारी सभ्यताओं के साथ लिंकअप हो रहा है सर, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, तो आई हैव डिस्कस्ड दैट पॉइंट in the previous sessions of mine, and in that sessions I had actually talked about the development of the multiple civilizations. मैंने बताया था आपको कि जब पूरे विश्व के अंदर प्राचीन विश्व की बात करेंगे तो बहुत सारी सभ्यताओं का निर्माण हो रहा था और उसके कंटेम्पररी 3 सभ्यता बहुत ही फेमस हुई थी। एक तो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी जो थी वो यहाँ चीन के अंदर थी सर, यांगजे या येलो रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं, यांगजे नदी है सर चाइना के अंदर ही। या तीसरा आप देखोगे तो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर सिविलाइजेशन थी। और चौथी अगर आपको याद होगी, दैट वाज बेस्ड ऑन द नाइल, है ना। मैंने नाइल वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, मतलब इजिप्ट की सिविलाइजेशन सर। ग्रीस जो है वो आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो समवेयर ओवर हियर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ग्रीस जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, पर लेटर पीरियड में डेवलप होगा। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन को मैं आपके लिए ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। कल के क्लास के अंदर आएंगे या नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। आपको बोला गया है कि ये 3 सभ्यता से भारतीय सभ्यता अलग थी, डिफर्ड, समझ में आ रहा है, और वो आज की तारीख में भी वो सर्वाइव कर रही है। हाउ इट इज सर्वाइविंग, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये प्रश्न को आप इंटरलिंक करके लिखोगे कि what are the features that were existing in the older days, how the Mesopotamian civilization, Greek civilization, Egyptian civilization differed from the Indian civilizations, ठीक है। तो हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर से सर, ठीक है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन लोगे और इंट्रोडक्शन के अंदर आप एंशिएंट सिविलाइजेशन का मेंशन करोगे। पहली लाइन के अंदर आप बताओगे कि देयर वर मल्टीपल एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक द हड़प्पन्स that developed in the Indian subcontinent, and later on the civilizations based on the Mauryan period or the post-Mauryan period also developed. This period is around 2600 BC to 1st century, and in this 2000 years multiple civilization evolved in different parts of the world, like the Greek civilization, like the Mesopotamians, also the Egyptians as well. Getting my point? ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने एक टाइमलाइन दे दी, आपने बता दिया कि ये कब कब डेवलप हो रहा है सर, है ना। ये आपके लिए ओपन एंडेड पिक्चर छोड़ के जा रहा हो सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी पार्ट के अंदर इनफैक्ट हाईलाइट करते हुए लिखोगे कि इनमें से जो फीचर्स है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कैसे डिफर हो रहे हैं सर, ठीक है। तो आप इसके मोटे मोटे फीचर्स लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिल रहा है। हमको देखने को मिल रहा है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ममीफिकेशन होता था। ममीफिकेशन के अंतर्गत हमने देखा कि ये लोग अपने जो रूलर्स थे, फेरो हुआ करते थे, उसकी बॉडीज़ को ये लोग क्या करते थे, ममी करते थे, ममीफाई करते थे, जो हड़प्पन्स नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। इनके क्रीमेशन की टेक्निक भी अलग थी। जनरली हड़प्पन्स क्रीमेट करते थे, बाकी सारे रीजन्स में क्रीमेशन का मतलब है अग्निदाह देना सर, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है।
मेसोपोटामिया, ग्रीस और इजिप्ट के अंदर आपको मोनार्की के क्लियर कट एविडेंसेस मिल रहे हैं, राजाशाही के एविडेंसेस मिल रहे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे हमको मोनार्की के कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे सर। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको डिफरेंसेस के पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ, आपको लिखना है ना इसके साथ, तो आपको कैसे लिखोगे सर? ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है वो बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट है कि हाउ दे डिफर्ड, और प्रेजेंट डे में ये कल्चर और ट्रेडिशंस को कैसे प्रिजर्व कर पाया है। प्रिजर्व करने का मतलब है कि अभी भी वो परंपरा है, अभी भी चल रही है सर। ठीक है, तो इसके अंदर आपके सेकेंड पॉइंट में ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, सो आप लिखोगे कि इनकी पॉलिटिकल एंगल, इनकी सोसाइटी, इनकी कल्चर जो थी काफ़ी अलग हुआ करती थी ये 3 रीजन्स के अंदर। सोसाइटी में क्लासेस के बारे में लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया के अंदर जो क्लासेस थे शासक के, ग्रीक सिविलाइजेशन में क्लासेस थे वैसे नहीं थे। इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलग थी। आप लिख सकते हो कि द हड़प्पन्स वर वेरी प्लूरलिस्टिक and I would say secular civilization, but in the Greek civilization we find some similarities. हम ये लिखेंगे कि they were nature worshippers, majority of the civilizations were the nature worshippers. Getting my point or not? इनके यहाँ पे आप सोसाइटी के अंदर लिख सकते हो कि slavery system exist किया करती थी। In majority of the places we do get evidences of slavery system, but हड़प्पा में we do not see, और इंडिया में we do not see any kind of institutionalized slavery system. institutional slavery का मतलब ये है कि भाई यहाँ जिस हिसाब से सोसाइटी डेवलप हुई उसमें गुलामी प्रथा के डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते, कहीं पे थी छोटी मोटी, पर इनके जैसी नहीं हुआ करती थी सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? अब उसके बाद आप लिखोगे कि हाउ द कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड। तो हम लिखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक से ज़्यादा कल्चर्स बने। हड़प्पन कल्चर एक बना, वैदिक कल्चर बना, जैनिज्म बुद्धिज़्म का कल्चर बना कि नहीं बना सर? कितने सारे कल्चर बने। हाउ दे हैव बीन प्रिजर्व्ड, वो कैसे अपने आप को प्रिजर्व कर पाए, उसके ऊपर चले जाएंगे। और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? हम इंक्लूड करेंगे कि से फॉर एग्जांपल वैदिक एज के अंदर आप लिखोगे एक प्रथा चलती थी उपनिषद की प्रथा। यू माइट बी अवेयर अबाउट द उपनिषद्स। एंड उपनिषद्स का इंपॉर्टेंस क्या था? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ उपनिषद्स? उपनिषद्स वर एक्चुअली, आई वुड से, द ट्रेडिशंस वेयर द गुरु एंड द शिष्य यूज्ड टू डिस्कस सर्टेन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और गुरु शिष्य परंपरा के कारण ये ट्रेडिशन बच पाया, जो यहाँ पे हमको कहीं पे गुरु शिष्य की परंपरा नहीं मिल रही है। सो आप लिखोगे द कल्चरल ट्रेडिशंस जो ओरल लिटरेचर से पास ऑन हुआ था। वेद फॉर एग्जाम्पल was passed on from one generation to other generation, hence we were able to survive that. Then we will see कि इंडिया के अंदर जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हुआ एज अ पार्ट ऑफ कल्चर, जिन्होंने एक सिस्टमाइज्ड इवोल्यूशन देने की कोशिश की विथ अ फ्री लिबरल थॉट। एंड सोसाइटी के अंदर सबको छुट्टी थी, अब अपने हिसाब से प्लूरलिस्टिक वे ऑफ वर्शिप कर पाएंगे। देन वी सी द किंग्स बिंग पेट्रोनेज, राजाओं ने पेट्रोनेज दिया विशेष संप्रदायों को। And because the kings was giving patronage, the institutionalization emerged in a very fruitful way. When we compare with the Greeks, Mesopotamian and the Egyptians, by the 1st century or later on I would say by the 5th, 6th centuries, they got under the influence of Christianity and the Abrahamic religions. ये लोग basically Abrahamic पंथों की तरफ चले गए. But here in India, in spite of the Abrahamic religions and Abrahamic culture getting flourished, we find the Indian culture that developed 2000 years back or 3000 years back is still being worshipped in the form of idol worship. हड़प्पन्स करते थे, हम आज भी करते हैं. In the form of rituals bathing, हड़प्पन करते थे, हम आज भी करते हैं. In the form of fire altars being worshipped, हड़प्पन्स वैदिक एज में हवन कुंडों की बात की गई, आज भी करते हैं सर. In the form of anthropomorphic gods, आपको कुछ कुछ भगवानों के अंदर एनिमल्स की इंस्टिंक्ट दिखेगी, पशुपति या यूनिकॉर्न, या आप देखोगे हमारे और भी भगवान है, गणेश जी हो गए सर. ठीक है, तो वो सब कल्चर आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सो दे हैव बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द सोशल ट्रेडिशंस, दे हैव बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पैट्रोनेज, दे हैव बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द, आई वुड से, जनरेशन बाय जनरेशंस दे वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एंड दिस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द गुरुकुल सिस्टम. This institutionalization system took place because of the literature that developed, है ना. वैदिक एज के बाद तो लिटरेचर बहुत डेवलप हुआ, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर. गेटिंग माय पॉइंट? सो द
इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। डिफरेंट के पॉइंट लिख दिए मैंने, और उसके बाद कैसे प्रिजर्व किया है, हाउ द कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड। तो जो फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल है ना, द फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस कल्चर एंड आइडियोलॉजी, वो आपको लिखना है। और जब आप उसको लिखोगे इसको अच्छी तरह से, उसके बाद फाइनली कंक्लूजन में चले जाओगे, आप लिखोगे कि यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। So in small pockets of the country, in multiple regions of the country, we find multiple people giving this thoughts and ultimately the idea of India getting strong and fruitful, sir. Getting my point? तो इन सब बेसिस के ऊपर से जब आप लिखोगे, कमेंट करना है आपको, तो कंक्लूजन के अंदर जब आप कमेंट करोगे तो आपको ओपिनियन देना पड़ता है। तो ओपिनियन कैसे दोगे कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स we see the practices that evolved 4500 years back. हड़प्पा के समय की जो practices is still being practiced. The rituals that developed in the Vedic age is still being there. The name of the people is also same. आप देखोगे तो उस समय के जो नाम थे वो नाम आज भी मिलते हैं। भारत was the name of a king. भारत is still the name of person. आज की मेरा एक मित्र है, उसका नाम है भारत। Getting my point? समझे कि नहीं समझे? आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, गार्गी, वैदिक लिटरेचर में आपको नाम दिखेगा, आज भी आपको गार्गी नाम दिख जाता है। अभिमन्यु मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो कितनी सारे रिचुअल्स है, लिटरेचर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जनरेशन बाय जनरेशन जो फोक कल्चर की स्टोरीज डेवलप हुई है वो सब इनफैक्ट यहाँ पे बचाती है लोगों को। तो इंडियंस हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेकअप और आई वुड से लूज देयर आइडेंटिटी। और जो 4-4,500 साल पुरानी सभ्यता भी हुआ करती थी या उसके बाद भी, सिद्धार्थ गौतम, आज की तारीख में भी आपको नाम सिद्धार्थ गौतम दिख जाएगा मल्टीपल पर्सन्स का। बुद्ध का नाम था महावीर, भारत सरकार एक अवार्ड देती है महावीर चक्र सर, अशोक चक्र सर, शौर्य चक्र। यू सी कितने सारे एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत ओपन एंडेड था। ओपन एंडेड क्यों था? क्योंकि जो ट्रेडिशंस प्रिजर्व हो रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे ओरल हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है, सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि सोसाइटी ने बाहर की चीज़ों को स्वीकारा पर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। इंडियंस एक्चुअली एक्सेप्टेड द आउटर वर्ल्ड एज वेल बिकॉज वी आर क्वाइट लिबरल इन द थॉट्स, बट वी ऑल्सो मेड श्योर दैट विल फॉलो एंड विल स्टिक टू आवर वे ऑफ लाइफ। तो इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर से, इन सब सिस्टम को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि यस, द मेसोपोटामियंस, इजिप्शियंस एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन डिफर्ड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मल्टीपल वेज। In fact, they were the ones who copied our way of life. We see the Mesopotamians, हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में कि Mesopotamians were highly influenced by the Harappan people and the Harappan art. And hence we see they give the title the land of the seafarers, है ना। मेलुहा को क्या बताया? The land of the seafarers बताया सर। Getting my point? या उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी अलग अलग प्रकार के टाइटल्स इनको दिए गए हैं सर। Getting my point? तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको ये समझा सकते हैं कि पुराने समय की जो सभ्यताएं थी, जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी या मेसोपोटामिया की थी, इजिप्ट की थी, ग्रीक तो खाली बाद में बनती है सर, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ देखोगे तो काफ़ी अलग होती है। उसकी सोसाइटी भी अलग थी, पॉलिटी भी अलग थी, रिलीजन भी अलग था। इंडिया ने प्रिजर्व क्यों कर पाया, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। उसको थोड़े बहुत लिखिए और आपका आंसर तैयार हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। ये क्वेश्चन को अगर आपको लिखना है तो आप 3 पार्ट के अंदर लिखोगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। मैंने आपको इसका डिस्कशन करवाया। आई हैव जस्ट सॉल्व यू दी डिस्कशन एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ़ द आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो सर, ठीक है ना। इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं बट आज मैं आपको खाली इसके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको कमेंट में आंसर राइटिंग में करिए सर, ठीक है। आप कमेंट के अंदर इसका आंसर लिखिए। आई ट्राई टू इवेल्यूएट, मैं आपको कमेंट में रिवर्ट कर दूंगा सर, ठीक है ना। कमेंट में आंसर को प्रैक्टिस करिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जब ये लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा ना तो उसके बाद जब आप कमेंट करते हो तो कमेंट के अंदर ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, तो मैं आपको वहाँ से इवैल्यूएट भी करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किसका अच्छा है और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको ऊपर और डिस्कशन करूँगा सर, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर आपको ओपन डिस्कशन कर दूंगा सर, ठीक है ना। और जिसका बेस्ट आंसर होगा ना, बेस्ट आंसर, उसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ उसको इवेल्यूएट भी करके दूंगा सर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर एक आंसर को हम लोग देखेंगे कि किन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली ये टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है सर, ठीक है ना। तो ये झांकी थी हमारी हिस्ट्री के एनसीईआरटी लेक्चर्स की। और आप में से जो जो लोगों को लग रहा है कि सर हिस्ट्री इज़ जस्ट अबाउट द फैक्ट्स, तो वो चीज़ें भूल जाइए। हिस्ट्री इज़ अबाउट द एनालिसिस, हिस्ट्री इज़ एक्चुअली अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एंड यू कंपेयर विद द अदर पीरियड या अदर लोकेशंस जो उस टाइम पे डेवलप हो रही है सर, ठीक है ना। इतिहास को आप इस हिसाब से लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी तो भाई साहब इतिहास में फैक्ट ही फैक्ट है। और जितने भी स्टूडेंट्स, जिन लोगों को लग रहा है कि ये क्लासेस उनके लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर इट विथ योर, आई वुड से, जितने भी पहचान वाले हैं, एंड ऑल्सो डू लाइक दी लेक्चर्स एज वेल, है ना। तो इट गिव्स अस इमेंस मोटिवेशन कि हम आपके लिए कुछ करें, हम आपको एक एक्स्ट्रा वो है ना ओवर दी टॉपअप करके कराए सर, ठीक है। और ये एनसीईआरटी से ही करवा रहा हूँ मैं आपको ज़्यादातर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था, पर ये जो पिछला क्वेश्चन था ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर से सॉल्व हो पा रहा है क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ लिंकअप हो रहा था सर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ओपन एंडेड था, बट इसको भी आप लिख सकते हो अगर आपने हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग लिया हो। तो आप में से जितने भी विद्यार्थियों को आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको लगता है कि सर आंसर राइटिंग में हमको दिक्कत हो रही है, तो मेरा एक कोर्स आंसर राइटिंग के ऊपर भी आएगा। अभी मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर आई एम लॉन्चिंग 3 न्यू कोर्सेस। पहला कोर्स जो है वो 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सर, ठीक है ना, पेपर 1 का। दूसरा कोर्स जो है वो 21 जुलाई को शुरू होगा सर, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है। ये करीबन 14-15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा, पर क्रैश कोर्स है, रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। ये हिस्ट्री ऑप्शनल का जो कोर्स है, दिस विल इंक्लूड द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल। समझ में आ रहा है आपको? दिस विल इंक्लूड दी मॉक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको मैं यहाँ पे आपको कवर करवाता रहूँगा। 14 जुलाई से ये शुरू होगा, 21 जुलाई से ये शुरू होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है, 10% ऑफ मिलेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, वो यही है कि अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन नाउ सर, ठीक है ना, नाउ का मतलब है बहुत जल्द सर, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे टोटल 45% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 25% विद ऑप्शनल, जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइन। ये आपकी इनफैक्ट 57,500 फीस थी अभी तक की, बट आपको एक्स्ट्रा 10% मिल रहा है प्रोवाइडेड यू यूज़ दिस कोड PN लाइव सर, ठीक है। तो करीबन 49,680 में यू विल बी एबल टू कवर योर होल 1 ईयर प्रिपरेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, खास करके कॉलेज में हो, अभी से तैयारी करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। EMI फैसिलिटीज़ अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ यहाँ पे इनफैक्ट आपको लिंक दी गई है कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स के अंदर पुट ऑन कर दीजिएगा, आई ट्राई टू आंसर दैट। और आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ही आंसर दे दूँगा सर, ठीक है ना। तो हम लोग आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। कल आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको मॉक क्वेश्चन दिखाया, प्रीवियस का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करूँगे और उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट सेशन। या कल मैं क्या करता हूँ, टुमारो इज़ फ्राइडे ना सर, ठीक है। कल के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सर, ठीक है ना। कल हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू सर, टुमारो कल है 9 जुलाई होगी सर, ठीक है ना, फ्राइडे। विल हैव एन MCQ सेशन, मॉक MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना। कल हम लोग मॉक सेशन कर देंगे MCQ का, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली पूरी एक मिक्स कराऊंगा। आई सेंड यू मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। तो करीबन 20-25 क्वेश्चंस मैं आपको मॉक क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कराऊंगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपकी सॉल्यूशन होगी। और परसों से विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 सर, ठीक है ना। तो कल हम लोग MCQ सेशन करेंगे पूरी हिस्ट्री का सर, है ना। पूरी हिस्ट्री में से 25 से क्वेश्चन कराऊंगा 2 घंटे के आसपास, क्यों 2-4 मिनट में एक्सप्लेनेशन भी लगा देता हूँ सर, ठीक है। आपको भी पता है मेरी जो स्टाइल है थोड़ी अलग प्रकार से, और मैं फैक्ट वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ सर, ठीक है। आज यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ।
अभी भी ऑफ़र अवेलेबल है, 14 जुलाई तक अवेलेबल है, आज से ही शुरू हो रही है, ले लीजिए। एंड 45%, 25% पहले मिल रहे थे, 10% डिस्काउंट कोड के साथ अभी एक्स्ट्रा 10% और भी अवेलेबल है सर, ठीक है ना। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूँगा। NCERT सीरीज़ अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर से इनफैक्ट है ना बताइएगा कि सर वी आर फाइंडिंग इट फ्रूटफुल। एंड दो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा था कि सर NCERT से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं या लेक्चर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनको ये क्लास दिखा दीजिएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड मैं आपको कल मिलता हूँ वापस वही एनर्जी के साथ, वही जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, एंड I'll see you in the next session. Thank you.